स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज हमारी कुछ एग्जाम किट्स के कुछ पास्ट पेपर्स हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स के, राइट? ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रैच लिमिटेड। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इन योर एग्जाम किट। ये एग्जाम किट में भी है, वैसे पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे भी ले सकते हैं, यहाँ भी आपको स्क्रीन पे भी विजिबल होगा, ठीक है, राइट? और ये क्वेश्चन हम इंशाल्लाह एक्सेल पे सॉल्व करेंगे प्रॉपर, राइट? अब आप लोगों को ये बात पता है कि कंपनीज, इंसानों और कंपनीज के फर्क भी आपको ऐसा ऐसा आने चाहिए। इंसानों में इंडिविजुअल पेज टैक्स फॉर फिस्कल ईयर होता है, लेकिन कंपनी पेज टैक्स फॉर अकाउंटिंग पीरियड होता है। कंपनी पेज टैक्स फॉर अकाउंटिंग पीरियड होता है, राइट? नाउ Rech Limited commenced trading on 1st August 2020. On 1st August 2020, preparing its first account for the period for the 8 months. 8 months, please don't forget, 8 months. Accounting period is 8 months. 31st August, 31st March 2021. So your accounting period is 1st August to 31st March. 1st August to 31st March, 8 महीने का है। अब देखें, अकलमंद के लिए इशारा काफी है। 8 महीने का मतलब अब कुछ चीजें अपॉर्शन होंगी, जैसे आपके कैपिटल अलाउंसेस वगैरह, ये सब अपॉर्शन होते हैं। कैपिटल अलाउंसेस वगैरह प्यारे बच्चों, ये अपॉर्शन होते हैं, राइट? ओके। सिमिलरली आपका एमोटाइजेशन ऑफ लीज प्रीमियम और इस तरह की चीजें, ये भी चीजें अप टाइम अपॉर्शन होती हैं, तो उनको भी अपॉर्शन करना नहीं भूलिएगा, उनको भी अपॉर्शन करना नहीं भूलना। ओके, राइट? नाउ अब कह रहे हैं रेच लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम, बट इट्स 3 डायरेक्टर्स आर ऑल नॉन रेजिडेंट इन द यूके। बोर्ड मीटिंग्स आर ऑलवेज हेल्ड ओवरसीज। 1 मिनट, ये 1 मार्क आपको यहीं मिल गया, रुक के सुन लो। देखो, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, रेजिडेंट और नॉन यूके रेजिडेंट। इस ये टॉपिक आपने इंसानों में भी पढ़ा था, ये कंपनीज में भी है। ये इंसानों में भी है और ये कंपनीज में भी है, सही है? ओके, मैं भी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो यूके रेजिडेंट कंपनी बनाने के लिए आपको कुछ 2 शर्तें बताई थी, 2 में से कोई एक मीट कर दो तो कंपनी यूके रेजिडेंट बन जाएगी, याद है? पहली चीज, अगर कंपनी यूके में इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर कंपनी यूके में इनकॉर्पोरेट हुई है, देन इट्स अ यूके रेजिडेंट कंपनी, खत्म बात, अब आगे कुछ बात ही नहीं है। एक और रास्ता है यूके रेजिडेंट बनने का। अगर बेशक कंपनी फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन अगर उसकी सेंट्रल मैनेजमेंट यूके से एक्साइज हो रही है, तो भी वो यूके रेजिडेंट है, राइट? ओके, सेंट्रल मैनेजमेंट का मतलब उसकी बोर्ड मीटिंग्स यूके में होती है। तो ये दोनों में से कोई एक टनल मीट कर दो, यूके रेजिडेंट बन जाएगा। और यहां मीट हो गया है, देखो, रेच लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन द यूके, बस ये काफी है। रेच लिमिटेड यूके में इनकॉर्पोरेट हुई है, रेच लिमिटेड यूके में इनकॉर्पोरेट हुई है, यूके में इनकॉर्पोरेट हुई है, बस ये काफी है, ये यूके रेजिडेंट कंपनी है, राइट? ओके, बेशक इसकी बोर्ड मीटिंग्स कहीं भी हो, पहली शर्त अगर मीट हो गई तो खत्म बात, खत्म बात। ओके, सो यस, दिस इज अ यूके रेजिडेंट कंपनी। अब आपको इसमें देखें 1 मार्क की शर्त की थ्योरी की रिक्वायरमेंट मिलेगी। देखिए मैं देखता हूँ, नीचे रिक्वायरमेंट देखता हूँ, सुने। State reasons, state giving reasons whether RET Limited is resident or non-resident in the UK for tax purpose. It's a resident company, UK resident company, right? And what's the logic? What's the theme behind it? इसके पीछे क्या थीम है? सिंपल ये है कि ये यूके में इनकॉर्पोरेट हुई है, दैट्स इनफ। ओके, यूके में इनकॉर्पोरेट हुई तो आप यूके रेजिडेंट कंपनी हो। नाउ नेक्स्ट, अब आपके पास ये गिवन है, ट्रेडिंग लॉस बेस्ड ऑन द ड्राफ्ट अकाउंट्स फॉर द 8 मंथ्स पीरियड एंडेड 31st मार्च 2021 इज 141,200। मेरे प्यारे बच्चों, जो बिल्कुल रिलैक्स होकर सुकून से पढ़ो, एक एक वर्ड समझोगे। भाई साहब, इस इन्होंने एक ट्रेडिंग लॉस ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है, यानी एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस है। काफी सारी चीजों की एडजस्टमेंट करने के बाद 8 महीने का ट्रेडिंग लॉस, जैसे आज से पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट होता था, इस सवाल में ट्रेडिंग लॉस है। वो कितना कैलकुलेट किया? 141,200, 141, 141, 200, 141, 200। दिस फिगर इज बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर। बस ये 3 चीजें एडजस्ट होना बाकी है मेरे प्यारे बच्चों, बस ये 3 चीजें एडजस्ट होना बाकी है, ठीक है? यानी इन तीनों चीजों से रिलेटेड अकाउंटेंट ने कुछ भी नहीं किया। इन तीनों चीजों से रिलेटेड अकाउंटेंट ने कुछ भी नहीं किया। जो भी करोगे आप अपने इन हाथों से करोगे, जो भी करोगे आप इन हाथों से करोगे, सही? ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आपने पढ़ी हुई है। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 7990 इनकर्ड ड्यूरिंग, 1 मिनट देखें, इनकर्ड ड्यूरिंग अप्रैल 2020। अब आप हैरान और परेशान होंगे, आप हैरान होंगे कि हमारा बिजनेस ही शुरू कब हुआ है। हमारा बिजनेस शुरू हुआ है 1 अगस्त 2020 को। हमारा बिजनेस शुरू हुआ है, बेटा जागे, 1 अगस्त 2020 को। और ये यार एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कब लगा है? बिजनेस शुरू होने से पहले, अप्रैल 2020 में लगा है। हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है अगस्त 2020 में, और ये लगा है कब? अप्रैल 2020 में। तो आप फौरन से एक सवाल मुझसे पूछेंगे, सर जी, यहाँ देखें, सर जी, यहाँ देखें कि ये तो बिजनेस शुरू होने से पहले की कॉस्ट है। मैंने कहा हाँ।
मैंने कहा याद करो, जब मैं तुम्हें ट्रेडिंग इनकम पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी, प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर। जब ट्रेडिंग इनकम पढ़ा रहा था तो एक चीज पढ़ाई थी, प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर। प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर याद है? प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर ये क्या था बताऊं? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले की कॉस्ट। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले की कॉस्ट। याद आ रहा है? ओके। और प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर का हुक्म क्या था कि बस पिछले 7 सालों में लगाओ, बिजनेस शुरू होने से पिछले 7 सालों में लगाओ, और उसको टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह मानेगा जैसे बिजनेस स्टार्ट होने के पहले दिन लगाए। असलियत में वो लगा कब होगा? पिछले 7 सालों के अंदर अगर लगा है ना, पिछले 7 सालों के अंदर अगर वो लगा है, पिछले 7 सालों के अंदर लगा है, तो टैक्स डिपार्टमेंट उसको यूं मानेगा जैसे 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 बिजनेस स्टार्ट होते ही पहले दिन लगा है, बिजनेस स्टार्ट होते ही पहले दिन लगा है। ओके, राइट, याद आ गया? तो भाई ये आपको बिल्कुल फर्स्ट डे में अलाउड होगा, लेकिन हाँ इस पे कानून ये होगा कि जिस तरह जिंदा बिजनेस में जो कॉस्ट अलाउड है सिर्फ वही अलाउड होगी। तो जिंदा बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट अलाउड होती है, तो यहाँ भी एडवर्टाइजमेंट अलाउड होगी, ठीक है? और ये 7 सालों के अंदर ही है, पिछले 7 सालों के अंदर ही है, 7 साल क्या 3 महीने के अंदर है, पिछले 3-4 महीने के अंदर है, तो आराम से ये अलाउड होगा। आराम से मेरे प्यारे बच्चों ये अलाउड होगा। और अलाउड एक्सपेंस इसने ऑलरेडी लेस नहीं किया हुआ तो हम लेस कर देंगे। ये एक अलाउड एक्सपेंस है जो कि इसने ऑलरेडी लेस नहीं किया हुआ, तो मेरे प्यारो हम लेस कर देंगे, हम लेस कर देंगे। ओके, राइट? तो ये सिंपली लेस हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है ये। नाउ पॉइंट नंबर 2, द प्रीमियम पे, द प्रीमियम विच वाज पेड टू एक्वायर अ लीज होल्ड। याद है लीज होल्ड? एक होता था फ्री होल्ड जो हमेशा के लिए खरीदते थे, एक होता था लीज होल्ड जो पगड़ी पे, याद है? पगड़ी पे खरीदते थे, लीज होल्ड पगड़ी पे खरीदते थे, पगड़ी सिस्टम याद है? लीज होल्ड कुछ सालों के लिए, फॉर अ 10 ईयर लीज, फॉर अ 10 ईयर लीज। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर आपने ट्रेडिंग इनकम का चैप्टर पढ़ा है, ट्रेडिंग इनकम की दूसरी क्लास में मैंने एक चीज पढ़ाई थी, एमोटाइजेशन ऑफ लीज प्रीमियम। एमोटाइजेशन ऑफ लीज प्रीमियम के नाम से एक टॉपिक पढ़ाया था, एमोटाइजेशन ऑफ लीज प्रीमियम के नाम से एक टॉपिक पढ़ाया था, कि अगर आप पगड़ी पर कोई जगह लें, पगड़ी सिस्टम यानी लीज पे कोई जगह लें और उसको बिजनेस के कामों में इस्तेमाल करें, उसको बिजनेस के कामों में इस्तेमाल करें, तो फिर आपने जो प्रीमियम पे किया है ना उसकी वजह से आपको एक एमोटाइजेशन अलाउड होगा बिजनेस इनकम के पीएनएल में से, ट्रेडिंग इनकम के पीएनएल में से एक एमोटाइजेशन अलाउड होगा, ट्रेडिंग इनकम के पीएनएल में से एक एमोटाइजेशन अलाउड होगा। ओके, राइट? और वो उसको निकालना भी पूरा सिखाया था, सब कुछ मैं अभी फिर याद दिलाऊंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाएं, ठीक है जी? राइट, ओके। और तीसरी चीज जो इस सवाल में एडजस्ट नहीं हुई वो है कैपिटल अलाउंस। तीसरी चीज जो इस सवाल में एडजस्ट नहीं हुई है वो है कैपिटल अलाउंस। तीसरी चीज जो इस सवाल में एडजस्ट नहीं हुई, कैपिटल अलाउंस बच्चों वाला है, देखते ही मसल दोगे तुम लोग, खत्म। कैपिटल अलाउंसेस की एक खास बात बता दूं कि तुम्हारी आंखों के सामने, इन गुनहगार आंखों के सामने बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तुम्हारी आंखों के सामने बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो बेटा मेन पूल वगैरह सबके ओपनिंग बैलेंसेस जीरो होंगे, मेन पूल वगैरह सबके ओपनिंग बैलेंसेस जीरो होंगे, मेन पूल वगैरह सबके ओपनिंग बैलेंसेस जीरो होंगे। हाँ, राइट, ओके। चलो, अब मैं पहले ये पगड़ी सिस्टम वाले चीज को निपटा देता हूँ, और इसमें एक हल्का सा डॉज आया है, हल्का सा स्लाइड सा डॉज आया है, और मैं बता दूंगा, निशानी रख दूंगा कि आपने ये गलती नहीं करनी, आपने ये गलती मेरे प्यारों नहीं करनी जो गलती बच्चे करते हैं। ओके, सुने अब। On 1st August 2020, रेच लिमिटेड हम लोग हैं, पेड अ प्रीमियम टू एक्वायर अ लीज होल्ड ऑफिस बिल्डिंग। देखो पेड अ प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट गायब है, प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया हुआ, प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया हुआ, बस यूं कह रहा है पेड अ प्रीमियम, पेड अ प्रीमियम ऑन अ 10 ईयर लीज। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ये देखें वर्ड सुने, असेस्ड ऑन द लैंडलॉर्ड एज इनकम was 34,400। बेटा ये क्या वर्ड है बताऊं? असेसेबल प्रीमियम का मतलब टैक्सेबल प्रीमियम। मैं नहीं लिखवा, मैं जब आप लोगों को पूरा जाल बनवाता था, जब शुरू में प्रॉपर्टी इनकम पढ़ाया था उस वक्त भी बताया था, एक चीज मैं पढ़ाता था ना, टैक्सेबल प्रीमियम फॉर ए, ये वही चीज है, टैक्सेबल प्रीमियम, या इसको असेसेबल प्रीमियम भी बोलते हैं, इसको टैक्सेबल प्रीमियम भी बोलते हैं और इसको असेसेबल प्रीमियम भी बोलते हैं, असेसेबल प्रीमियम भी बोलते हैं, राइट? बच्चे ने कहा हम सब भूल गए, आप कुछ स्केच बना के याद दिलाएं, स्केच बना के याद दिलाएं। मैंने कहा कोशिश करता हूँ, अल्लाह की जात से उम्मीद है याद आ जाएगा इंशाल्लाह। सुने बेटा, हम लोग हैं डब्ल्यू, हम लोग डब्ल्यू रैश लिमिटेड है, और ये है कोई लैंडलॉर्ड, ठीक है बेटा? हमने एक प्रीमियम पे किया होगा, हमने उस लैंडलॉर्ड को कुछ प्रीमियम पे किया होगा, वो नहीं बता रहे कितना है, ना जरूरत है उसकी, ठीक है? तो अब जरा लैंडलॉर्ड की बुक्स में आके देखें, हमने प्रीमियम पे किया है, हम लोग रैच लिमिटेड हैं,
हमने प्रीमियम पे किया है तो लैंडलॉर्ड ने प्रीमियम रिसीव किया होगा। तो उसने अपनी किताब में क्या किया होगा, आराम से देखिए इंशाल्लाह याद आ जाएगा। उसने अपनी किताब में किया होगा प्रीमियम रिसीव्ड, ठीक है, और फिर किया होगा लेस, याद है एक रिलीफ होता था लेस 2% इंटू एन, एन है 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम, ये लेस किया होगा। तो अब जो नीचे बचता है ना उसको बोलते हैं असेसेबल, ये आया है 34,440, ठीक है। ये जो नीचे बचता था ना इसको या तो असेसेबल प्रीमियम फॉर लैंडलॉर्ड बोलते थे या इसको टैक्सेबल प्रीमियम फॉर लैंडलॉर्ड भी बोलते थे। इसको असेसेबल प्रीमियम फॉर लैंडलॉर्ड भी बोलते थे और इसको टैक्सेबल प्रीमियम फॉर लैंडलॉर्ड भी बोलते थे। याद आया, ये तो लैंडलॉर्ड की साइड की वर्किंग है और ये इसने देखो इस बार तैयार दिया हुआ है। कभी कभार वो तुम्हें प्रीमियम रिसीव देता है तो तुम्हें लेस भी करना होता है, तुम्हें रिलीफ 2% वाला खुद लेस करना होता है कभी कभार, और कभी कभार मेरे प्यारे बच्चों सुनना ये वर्ड, वो रेडीमेड तुम्हें टैक्सेबल प्रीमियम यानी असेसेबल प्रीमियम दे देता है। तो अब मेहनत कम है। अब जरा सुनो तुम्हें क्या करना है। अब तुम डब्ल्यू और तुम इसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, इस जगह को तुम किस में यूज कर रहे हो, बिजनेस में यूज कर रहे हो, इस जगह को तुम बिजनेस में यूज कर रहे हो। तो बस अब तुम बिजनेस में यूज कर रहे हो, इसका मतलब जो तुमने खर्चा किया था एज अ रेच डब्ल्यू, तुमने जो खर्चा किया था वो बिजनेस के लिए किया है, वो बिजनेस के लिए किया, यानी तुमने 10 साल का जो खर्चा किया था वो बिजनेस के लिए किया था। तो अब तुम्हारी बिजनेस यानी ट्रेडिंग इनकम में से एक एमोटाइजेशन अलाउड एक्सपेंस होगी, ट्रेडिंग इनकम में से एमोटाइजेशन अलाउड एक्सपेंस होगी, देखो। और वो एमोटाइजेशन कैसे निकलेगी, देखो एमोटाइजेशन ऐसे निकलेगी, यहाँ देखें, जितने अमाउंट की उसकी इनकम है ना, जितने अमाउंट की उसकी इनकम है उतना इसके लिए एक्सपेंस होगा। 34,440 डिवाइड बाय 10 ईयर्स, डिवाइड बाय 10 ईयर्स। याद है मैं एक डायलॉग बोलता था हमेशा, यहाँ एक की खुशी दूसरे का गम है। याद है, मूवी का नाम उस टाइम भी नहीं बताया था, आज भी नहीं बता रहा। यहाँ एक की खुशी दूसरे का गम है, यहाँ एक की खुशी दूसरे का गम है। तो जितना अमाउंट उस दूसरे के लिए टैक्सेबल इनकम है ना, जितना अमाउंट उस दूसरे के लिए टैक्सेबल इनकम है इतना इसके लिए अलाउड एक्सपेंस होगा। तो बेटा ये आएगा 344 पर एनम, देखो 3444 पर एनम। लेकिन मजे की बात यह है कि अपना अकाउंटिंग पीरियड 8 महीने का है, अपना अकाउंटिंग पीरियड 8 महीने का है, तो इंटू 8/12 ये जो चीज है ना ये आपका अलाउड एक्सपेंस होगा, ये जो चीज है ये आपका अलाउड एक्सपेंस होगा फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम पीएनएल। सही है। वैसे मैं ये सवाल एक्सेल पे कराऊंगा लेकिन मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने हाथ से लिख रहा हूँ अभी ताकि आप सवाल को समझें। ठीक है, मैं अभी इसको एक्सेल पे करूंगा, आप डोंट वरी अबाउट इट, आप बेफिक्र हो जाएं। अब मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक ये 1 और 2 पॉइंट मैंने कराया, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, बोलो भाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई है भाई। ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई, ऑल ऑफ यू प्लीज, ऑल ऑफ यू, थैंक यू। देख लें, आराम से देख लें। चलो मैं आगे मूव करता हूँ। अब सिर्फ आप इसका कैपिटल अलाउंस देखें, आप बोलेंगे सर ये बहुत आसान है। कैपिटल अलाउंस करने से पहले एक बात जहन में रखना बेटा, ओपनिंग बैलेंसेस सबके जीरो होंगे, ओपनिंग बैलेंसेस सबके जीरो होंगे। अच्छा बेटा, 12 महीने के अकाउंटिंग पीरियड में ए आई होता है 1 मिलियन, 12 महीने के अकाउंटिंग पीरियड में ए आई होता है 1 मिलियन, तो 8 महीने में होगा, ये होगा 1 मिलियन इंटू 8/12, 1 मिलियन इंटू 8/12 करीब 6,666,6 6,66,000 समथिंग होगा। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा, यहाँ तो जरूरत भी नहीं है, देख लो। ऑन फर्स्ट, पहली बात है मेन पूल एसआरपी सबके ओपनिंग बैलेंसेस जीरो होंगे। ऑन 1 अगस्त 2020, ऑन 1 अगस्त 2020 रेच लिमिटेड परचेज 3 लैपटॉप्स कंप्यूटर। बेटा लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो मेन पूल के आइटम है, और हाँ एआईए के लिए भी क्वालिफाई करते हैं क्योंकि ये गाड़ी नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी नहीं है। एट अ डिस्काउंटेड कॉस्ट ऑफ 400, बस जितने की कॉस्ट है वही आपने असल पे की है। तो 400 रुपए के हिसाब से 3 लिए तो 1200 रुपए के लिए। आगे बेवकूफ बनाने के लिए पढ़ लो क्या कह रहा है।
The original price of each laptop is 850, but they were sold at a discount because they were X display. Okay बेटा, क्योंकि वही डिस्प्ले वाला माल था और यूज हुआ हुआ था, डिस्प्ले वाला माल था और यूज हो चुका था, तो उन्होंने आपको सस्ते में दे दिया। तो बस आपने कितने में खरीदा, आपकी कॉस्ट क्या लगी, आपकी कॉस्ट क्या लगी, वो लगी है 400 मल्टीप्लाई बाय 3, 1200। सीधी बात है, 1200 पाउंड है, 1200 पाउंड है मेरे प्यारे बच्चों। एंड यस, this will qualify for AIA, and we have AIA of around 6,66,000 something. So 1200 pound is nothing. 1200 pound will directly go to the AIA allowance column, right? This 1200 will become allowance immediately. एक सेकंड में ये allowance बन जाएगा, एक सेकंड में ये allowance बन जाएगा, एक सेकंड में ये allowance बन जाएगा। ओके, राइट नाउ। अब इसके बाद कह रहा है भाई हमने ये 3 गाड़ियां खरीदी हैं, लेकिन आंखें खोल के पढ़ लो, तीनों सेकंड हैंड है भाई, सेकंड हैंड मोटर कार। यस, इससे होता है, सेकंड हैंड और न्यू से फर्क पड़ता है इस उम्र में, अब तुम्हें पता होना चाहिए, सेकंड हैंड और न्यू से फर्क पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, सही है। ओके, मोटर कार 1 जो है ना, उसका CO2 बेशक 44 है, 50 से कम है, लेकिन सेकंड हैंड है तो मेन पूल में जाएगी, सेकंड हैंड है तो मेन पूल में जाएगी। हाँ, अगर ये न्यू गाड़ी होती, अगर ये न्यू गाड़ी होती और CO2 इतना होता, अगर ये न्यू गाड़ी होती और CO2 इतना होता, तो फिर ये जाती कहाँ, फिर ये जाती डायरेक्ट 100% फर्स्ट ईयर अलाउंस में। लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी है और 50 से कम CO2 है, तो ये मेन पूल में ही जाएगी, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सही है। दूसरी गाड़ी उसका एग्जैक्ट 110 है, दूसरी गाड़ी का CO2 110 है, 110 का मतलब एग्जैक्ट बॉर्डर ऑफ मेन पूल, याद है 51 से लेके 110, 51 से लेके 110 ये भी मेन पूल है, हाँ? और तीसरी गाड़ी 145 है, हाँ ये SRP है, ये स्पेशल रेट पूल की गाड़ी है। बस खत्म हो गया, हो गया इसका कैपिटल अलाउंस, हो गया इसका पर्सनल अलाउंस, सॉरी कैपिटल अलाउंस हो गया, हो गया इसका कैपिटल अलाउंस, हो गया, डन, खत्म, इतना सा है, 1 मिनट में हो जाएगा, टक टक। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टी इनकम देख लो, क्या कह रहे हैं, रेच लिमिटेड। अच्छा देखो भाई, 1 मिनट आंखें और कान खोल के सुन लो, ये सबको पढ़ाया गया है, भूलना नहीं, कॉर्पोरेशन टैक्स में है हम। इंसानों की प्रॉपर्टी इनकम कैश बेसिस पे होती है, इंसानों की प्रॉपर्टी इनकम कैश बेसिस पे होती है, पैसों का आना और जाना। लेकिन कंपनीज की प्रॉपर्टी इनकम एक्रूअल बेसिस पे होती है, याद है। तो उसमें ये देखेंगे कि कितने महीने सर्विस दी है, पैसे नहीं देखेंगे, सर्विस देखेंगे, सर्विस देखेंगे, याद है। चलो, बहुत छोटा सा है। रेच लिमिटेड lets out a warehouse which is surplus to the requirement. The warehouse was let from 1st August to 31st August 2020. Very easy. अगस्त सितंबर अक्टूबर, बस 3 महीने सर्विस दी है, खत्म। 3 महीने सर्विस दी है, पैसा आया नहीं आया इससे कुछ नहीं होता, 3 महीने सर्विस दी है तो इनकम बुक करेंगे, खत्म। 1 महीने की कितनी है, 1400, तो रेंटल इनकम तुम्हारी बन गई 1400 मल्टीप्लाई बाय 3, 1400 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गई कितनी भाई साहब, 4200 कुछ हो जाएगी, ये रेंटल इनकम आ गई, ठीक है। अब आइए, फिर कह रहे हैं द टेनेंट लेफ्ट ऑन 31st अक्टूबर 2020 एंड द वेयरहाउस वाज नॉट रीलेट, खाली रहा, एंड तक खाली रहा, कुछ नहीं होता, खाली रहा, सही है। ओके, ड्यूरिंग द 8 month period ended 31st March 2021, Rech Limited spent 2100 on advertising for tenants. Yes, advertising for tenant full time allowed expense है, एडवर्टाइजिंग फॉर टेनेंट मेरे प्यारे बच्चों फुल टाइम अलाउड एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग फॉर टेनेंट फुल टाइम अलाउड एक्सपेंस है, राइट। ओके, देन due to a serious flood, Rech Limited spent 5900 on repairs during January. Yes, ये अपने accounting period में लाया कर रहा है, देखो repairs, yes, the damage was not covered by insurance। बेटा ये full time allowed होगा क्योंकि ये improvement नहीं है। देखें ऑलरेडी चीज सही थी, तबाही आई तो उसकी वजह से, तबाही आने की वजह से खराब हुई। बेटा ऑलरेडी चीज सही थी, तबाही आने की वजह से खराब हुई, फ्लड की वजह से, अब आपने इसको ओरिजिनल हालत में रिस्टोर किया है, आपने बस उसे ओरिजिनल हाल में रीस्टोर किया है। ओके, हाँ जी। तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में ये फुल टाइम अलाउड एक्सपेंस है, ये कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो ये फुल टाइम अलाउड एक्सपेंस है और कोई इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं है। तो बस बेटा ये प्रॉपर्टी इनकम वाला पैराग्राफ हो गया, प्रॉपर्टी इनकम वाला पैराग्राफ हो गया, प्रॉपर्टी इनकम वाला पैराग्राफ हो गया, प्रॉपर्टी इनकम वाला पैराग्राफ हो गया। इसमें एक इनकम है, 2 खर्चे, ठक 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 टाइपिंग करनी है और कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी इनकम वाला पैराग्राफ हो चुका है। नाउ आखिरी है शेयर्स का, यानी सीजीटी का, ये सीजीटी है, सीजीटी कंपनी, ठीक है। ऑन 20 मार्च 2021 रेच लिमिटेड सोल्ड इट्स एंटायर 1% होल्डिंग इन वर्थलेस पीएलसी फॉर 21,400। दिस इज द डीपी। बेटा शेयर्स बेचे तो ये डिस्पोजल प्रोसीड आई है, सही है। अब देखते हैं इन्होंने शेयर्स खरीदे कब थे,
इन्होंने आज से कुछ महीनों पहले खरीदे थे, कुछ महीनों पहले खरीदे थे, तो इस बार मैचिंग ऑर्डर रूल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कंपनीज के भी मैचिंग ऑर्डर रूल्स होते हैं, भूल गए बेटा। जिस तरह इंसानों में मैचिंग ऑर्डर रूल्स थे, इंसानों के, अपनी याददाश्त का बटन ऑन करो, इंसानों के शेयर्स का गेन कैलकुलेट करने के लिए मैचिंग ऑर्डर रूल्स से, इसी तरह कंपनीज के भी होते हैं। कंपनीज के क्या होते हैं बताऊं? सेम डे परचेज, लास्ट 9 days परचेज एंड देन शेयर्स फ्रॉम पूल। तो ना इस सवाल में, ना इस कंपनी के सवाल में, ना कोई सेम डे परचेज है। देखो, सोचो सोचो, प्लीज सोचो तो सही। ना कोई सेम डे परचेज है, ना कोई लास्ट 9 days परचेज है, तो डायरेक्ट यही बस पुराने पूल के शेयर उठा लेंगे, पूल के शेयर उठा लेंगे। अब देखो मामू बनाने की इंतहा, मामू बनाने की इंतहा देखो। द इंडेक्सेशन फैक्टर from April 2020 to March is 0.02. Bhai, we don't need any indexation factor now. We don't need any index factor now after 31st December 2017. 31 दिसंबर 2017 के बाद, 31 दिसंबर 2017 के बाद हमें किसी इंडेक्स फैक्टर की जरूरत ही नहीं है भाई। इंडेक्स फैक्टर तो, इंडेक्सेशन अलाउंस मिलता कब तक था? 31 दिसंबर 17 तक मिलता था, उसके बाद नहीं मिलता था, उसके बाद नहीं मिलता था, उसके बाद नहीं मिलता था। ओके, नाउ, राइट। अब अब एक बात सुनो, एक और बात बोलता हूँ। इस सवाल में इंडेक्स फैक्टर की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि लॉस वाला सवाल है। ये देखो, तुमने शेयर्स बेचे 21,400 के, खरीदे थे 26,200 के। बेचे 21,400 के, देखो तो सही, देखो तो सही, अजीब हरकत है। बेचे 21,400 के, खरीदे 26,200 के, तो ऑलरेडी लॉस आ रहा है। तो जब भी लॉस आ रहा होता है ना, तो इंडेक्सेशन अलाउंस वैसे ही नहीं मिलता। जब भी लॉस आ रहा होता है तो इंडेक्सेशन अलाउंस वैसे ही नहीं मिलता। आपको लिखवाया था, इंडेक्सेशन अलाउंस कैन नॉट क्रिएट और इंक्रीज लॉस। जब सीडीटी पढ़ा रहा था, सीडीटी कंपनीज पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था indexation allowance cannot create or increase loss, cannot create or increase loss. Okay, ओके जी। अब आगे एक छोटी सी लाइन अदर इंफॉर्मेशन की है, वो क्या है? रैश लिमिटेड डज नॉट हैव एनी 51% ग्रुप ऑफ कंपनीज। रैश लिमिटेड विल कंटिन्यू टू ट्रेड फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। भाई, कोई इसकी 51% ग्रुप ऑफ कंपनीज नहीं है, लिमिट्स अपॉर्शन नहीं होंगी, लिमिट्स अपॉर्शन नहीं होगी। ये लाइन इसीलिए लिखी है कि कोई लिमिट अपॉर्शन नहीं होगी। ओके, नाउ अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व की तरफ जाऊंगा। सिंपल तरीके से सॉल्व होगा, कोई इतना बिग डील नहीं है, राइट। देखो, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लो, अपनी किट निकालनी है तो किट निकाल लो, किट में ये सवाल मौजूद है, ढूंढ लेना किट में। Assuming that REST Limited is resident in the UK, United Kingdom, calculate the company's trading loss। सबसे पहले टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस निकालना है, प्रॉपर्टी इनकम का लॉस निकालना है, और कैपिटल लॉस, ये तीनों लॉस निकालने हैं। ठीक है, ये अभी मैं निकलवा दूंगा। आखिरी रिक्वायरमेंट में सिर्फ 3 लाइन की थ्योरी मांग रहा है। आखिरी रिक्वायरमेंट पढ़ो, 3 लाइन की थ्योरी मांग रहा है कि भाई वो लॉसेज यूज कैसे हो सकते हैं, 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 वो लॉसेज यूज कैसे हो सकते हैं। ओके, बस इतना मांग रहा है, राइट। चलो अब मैं आऊंगा किस पे बताऊं, अब मैं एक्सेल पे आ रहा हूँ। एक मिनट, हाँ। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपके सामने आपको बिल्कुल अब वो एक्सेल वाली शीट नजर आ रही है? एक्सेल वाली शीट आप बच्चों को नजर आ रही है? बताओ। यस सर, ओके 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 ओके, ठीक है, चलें। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखें, आप लोग के पास क्वेश्चन अगर किट में है तो बहुत बेहतर है, वरना स्टिल, देखें,
अब आपको क्वेश्चन में एक ट्रेडिंग लॉस ऑलरेडी गिवन है। अब आपको मैं भी अपने सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, आपके पास एक ट्रेडिंग लॉस ऑलरेडी गिवन है कितना 141200 141200 का एक ट्रेडिंग लॉस आपको ऑलरेडी गिवन है। ट्रेडिंग लॉस एक आपको ऑलरेडी गिवन है 141200, राइट। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए और इजी हो जाए, ठीक है, और बेहतर कर दिया। 141200 का ट्रेडिंग लॉस, ठीक है जी। ओके नाउ, अब बेटा सबसे पहले एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, मैंने आपसे कहा था कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो है ना, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर फुल टाइम अलाउड है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर फुल टाइम अलाउड है, ठीक है। कितना है ये था मेरे ख्याल से 7990, प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर था और ये फुल टाइम अलाउड था 7990, ये लेस होगा 7990। ओके ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, इधर देखें, अब हम बात करेंगे एमोटाइजेशन ऑफ लीज प्रीमियम पे। एमोटाइजेशन ऑफ लीज प्रीमियम बेटा मैंने वो पूरा तुम्हें बताया था कि असेसेबल प्रीमियम, असेसेबल प्रीमियम क्या था याद है? असेसेबल प्रीमियम, अपने वो कैमरास हाइड कर लें भाई, अपने कैमरास हाइड कर लें बेटा, किसी का भी कैमरा ऑन है हाइड कर ले यार, ताकि रिकॉर्डिंग में कोई मसला ना है, साफ सुथरी रिकॉर्डिंग हो ना, सही है, स्क्रीन क्लियर नजर आए। चलो बेटा, मैंने एमोटाइजेशन ऑफ लीज प्रीमियम पगड़ी सिस्टम की बात की थी, अभी आपको दिखाया भी था सॉल्व करके। तो देखें क्वेश्चन को, देखें क्वेश्चन में आपको रेडीमेड असेसेबल प्रीमियम गिवन था ना, तो उसको डिवाइड बाय 10 ईयर्स करेंगे। असेसेबल प्रीमियम फॉर लैंडलॉर्ड जो गिवन था उसको डिवाइड बाय 10 ईयर्स करेंगे तो पूरे 1 साल की एमोटाइजेशन आ जाएगी, और उसको 8/12 कर देंगे, उसको 8/12 कर देंगे। देखो मैं कर रहा हूँ, देखो इज इक्वल टू, यहाँ देखें माइनस करना है क्योंकि डिडक्शन करनी है ना, 3440 डिवाइडेड बाय 10, ये देखें डिवाइड बाय 10 और इनटू 8/12, देखो 2296 ये आ गया, 2296, ये देख लें मैंने पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, पूरा फॉर्मूला आप ऊपर देखें आपको नजर आएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, पूरा फॉर्मूला आपके सामने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब अगली चीज है जो मेरे बच्चों वो है कैपिटल अलाउंस, अगली चीज है वो है कैपिटल अलाउंस, अगली चीज जो है वो है कैपिटल अलाउंस, अगली चीज जो है वो कैपिटल अलाउंस है, कैपिटल अलाउंस है। ओके, अब मैं कैपिटल अलाउंसेस के लिए देखें, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को मूव करता हूं, ये देखें, ये देखें, ये मैंने आपके सामने कैपिटल अलाउंस वाली स्क्रीन लिया है, ठहरो, ठीक है। अब जरा इधर देखें, तो देखें सबसे पहले देखो मेन, अच्छा एक सवाल ये है कि बच्चा ये पूछता है सर ये आपने तो सारा पहले से टाइप किया हुआ है। भाई इसलिए टाइप किया हुआ है क्योंकि हमारा टाइम बहुत कीमती है, आप सबका टाइम कीमती है, ये कोई मेन पूल और एसआरपी के नाम लिखना ये कोई इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, सही है। तो अब देखिए मेन पूल का ओपनिंग बैलेंस भी जीरो है, एसआरपी का ओपनिंग बैलेंस भी जीरो है। अब सबसे पहले आप वो एडिशन लिखेंगे जो क्वालिफाई करते हैं एआई के लिए, और वो थे लैपटॉप्स। वो कितने थे? लैपटॉप्स थे आपके पास कितने के? 1200 रुपए के थे, 1200 रुपए के लैपटॉप्स थे, 1200 रुपए के लैपटॉप्स थे। और बेटा आपके पास ए आई ए था 6 लाख से भी ज्यादा, आपके पास ए आई ए था 6 लाख से, 600,000 से भी ज्यादा आपके पास ए आई ए था, ठीक है। तो यार 6 लाख से ज्यादा ए आई ए को तो 1200 तो यूं ठक करके यूं 1 सेकंड में निकल जाएगा ना। तो आपने इसमें से 1200 लेस किया, अब देखो ये सीधा 1200 इस वाले कॉलम में ले जाएंगे, देखो यहाँ एंड में इधर आके ठक, ठीक है। देखें 1 सेकंड में ये अलाउंस के कॉलम में आ गया, 1 सेकंड में ये अलाउंस के कॉलम में आ गया, नॉट अ बिग डील डियर स्टूडेंट, नॉट अ बिग डील। अब जरा आप देखें, आपके पास मोटर कार वन का CO2 कितना, मोटर कार वन जो थी ना वो मेन पूल में जाएगी, मोटर कार वन कहाँ जाएगी? मेन पूल में जाएगी, और वो थी 8300 की, कितने की थी? 8300, क्योंकि वो सेकंड हैंड कार थी, बेशक CO2 50 से कम था लेकिन सेकंड हैंड थी तो मेन पूल में जाएगी। मोटर कार 2 का CO2 तो एग्जैक्ट 110 था तो वो भी मेन पूल में जाएगी, 12300, 12300 ये भी मेन पूल में चली गई, ये भी मेन पूल में चली गई। और मोटर कार 3 हजरात जाएगी, मोटर कार 3 हजरात जाएगी, 1 मिनट, ये जाएगी स्पेशल रेट पूल में, और ये कितने की है? 18,800 की, 18,800। ओके नाउ
अब आप एक काम करें, आप मेन पूल का टोटल करें। मेन पूल का फॉर्मेट याद है, ओपनिंग बैलेंस एड एडिशन लेस डिस्पोजल। कोई डिस्पोजल नहीं है, तो बस अब आपने सिंपली यहाँ ये लो मेन पूल को ऐड करा। अब देखें आप मेन पूल पे कितना WDA लगता है, 18%। मेन पूल पे WDA कितना लगता है, 18%। सही है, तो ये लिखेंगे इक्वल टू, इस बैलेंस को उठाया, शिफ्ट दबा के 18% करना है ना, 0.18। और बेटा अकाउंटिंग पीरियड 8 महीने का, अकाउंटिंग पीरियड 8 महीने का है, तो इंटू 8/12, 8 डिवाइड बाई 12। ये देख लो, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, इंटू 8/12 बिल्कुल आपके सामने। ये देखो, लो भाई आपके पास सामने, ये आपके पास कैपिटल अलाउंस भी आ गया। इसको सीधा चुपचाप साइड पे लेके जाएंगे। हाँ ये देखो यहाँ आया, हाँ ये आ गया। अब आओ इधर, अब इधर आ जाओ स्पेशल रेट पूल। स्पेशल रेट पूल का ओपनिंग बैलेंस 0 है, एक एडिशन है 18,800 की, तो भाई यही उठा के बस यही उठा के कॉपी कर देंगे। यही फाइनल बैलेंस आ गया, यही फाइनल बैलेंस आ गया भाई, यही फाइनल बैलेंस आ गया जनाबे वाला। बोलो भाई। अब एक मिनट, अब आप क्या करोगे, इसमें से लेस करोगे, इसमें से लेस करोगे कितना, 6%। इस पे 6% लगेगा। चलो इक्वल टू दिस इंटू इंटू 0.0, नहीं एक मिनट, इंटू नहीं कर रहा, एक मिनट यार, ये मैंने क्या, इक्वल टू दिस इंटू 0.06, 6% करना है, इंटू 8/12, 8/12। देख लें भाई, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, देखो ठीक है जी, एंटर करा, ये उठा के साइड पे ले गए। लो भाई आपका कैपिटल अलाउंस तो कंप्लीट हो गया। अगर आपको यहाँ नीचे क्लोजिंग बैलेंस देना है, वैसे ज़रूरत नहीं होती, अगर वो देने हैं तो चलो मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल देता हूँ, दिस माइनस दिस। चलो ये आया क्लोजिंग, और इसका निकाल दूँ, दिस माइनस दिस, खत्म। ठीक है, ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी आ गए। चलो बच्चे ने कहा टोटल कैपिटल अलाउंस कितना आया, वो इस कॉलम को ऐड करो, वो इस आखिरी कॉलम को ऐड कर लो, या आखिरी कॉलम को ऐड कर लो। ये आपके पास टोटल कैपिटल अलाउंस आया है 4424। 4424 इज योर टोटल कैपिटल अलाउंस, 4424 इज योर टोटल कैपिटल अलाउंस। हो गया कैपिटल अलाउंस। मेरा अपना मानना ये है कि इस लेवल पे आके बच्चा बोर हो गया होगा इतनी देर का कैपिटल अलाउंस देख के, वो धड़ाक 1 मिनट में कर सकता है, धन 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 सॉल्व कर सकता है। ये इतना बच्चों वाला कैपिटल अलाउंस है, तुम लोगों ने इससे बहुत मुश्किल पढ़ा हुआ है, तुम लोगों ने इससे बहुत डिफिकल्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, राइट, बात समझ गए। ये आपको मैं बहरहाल ये शीट आपको ट्रांसफर कर दूंगा, ये एक्सेल फाइल आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो अब मैं क्या करूंगा, ये सेल नंबर क्या था भाई, सेल नंबर है ये K32, K32। ये कैपिटल अलाउंस ऊपर से जाके लेस हो जाएंगे, कैपिटल अलाउंस ऊपर से जाके लेस हो जाएंगे, राइट। ये लो आपके पास, सबसे पहले मैं ये टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस निकाल देता हूँ, 155,910, 155,910। इसमें बेटा सब चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं। इसमें आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर भी प्री ट्रेडिंग में एडजस्ट हो गया है, एमोटाइजेशन ऑफ लीज प्रीमियम पगड़ी सिस्टम की एमोटाइजेशन भी एडजस्ट हो गई है, और इसमें कैपिटल अलाउंस भी एडजस्ट हो चुका है, राइट। So this is your final tax adjusted trading loss. This is your final tax adjusted trading loss. रिक्वायरमेंट नंबर बी का एक पार्ट हो चुका है, रिक्वायरमेंट नंबर बी का एक पार्ट हो चुका है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक छोटा सा मैसेज कर दें बस, जस्ट अ लिटिल मैसेज। हाँ भाई, चलो इसके बाद अल्लाह खुश रखे, अब हम आएंगे प्रॉपर्टी के ऊपर, इधर आओ। प्रॉपर्टी इनकम में सबसे पहले हमें लिखनी होती है रेंटल इनकम। देख लो भाई स्क्रीन पे आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर्टी इनकम की वर्किंग करनी है, रेंटल इनकम निकालनी है। रेंटल इनकम इस सवाल में कैसे निकलेगी बताओ। रेंटल इनकम मैंने कहा था
इसकी एक्रूअल बेसिस पे निकलती है। कंपनीज की रेंटल इनकम हमेशा एक्रूअल बेसिस पे निकलती है और 3 महीने की सर्विस दी थी, याद है? चेक करो क्वेश्चन में, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो इक्वल टू 1400 टाइम्स 3, 1400 टाइम्स 3, 4200, सही है। फिर आपको अल्लाह खुश रखे, एडवर्टाइजिंग कितनी थी? एडवर्टाइजिंग थी 2100 की, ये लेस कर दो, ठीक है। और रिपेयर्स थी मेरे ख्याल से कितनी, 5900 की, ये भी लेस कर दो, 5900 की रिपेयर्स भी लेस कर दो, ओके। 5900 की रिपेयर्स भी लेस कर दो, लो ये आपके पास 3800 का प्रॉपर्टी लॉस आ गया, ये आपके पास 3800 का प्रॉपर्टी लॉस आ गया, प्रॉपर्टी लॉस आ गया। ओके, अब आओ, अब आ जाओ, कैपिटल लॉस भी तुम्हें निकाल देता हूँ। कैपिटल लॉस में बताओ डिस्पोजल प्रोसीड कितनी थी? कैपिटल लॉस में बताओ डिस्पोजल प्रोसीड, 21400 के शेयर बिके थे, 21400 के शेयर्स बिके थे और खरीदे थे 26, कॉस्ट थी 26, 26200, 26200, लो भाई, ये लो भाई, एक ही कदम पे 4800 का कैपिटल लॉस आ गया। और इसमें आप याद रखना, जब एक बार कैपिटल लॉस आ जाए तो इंडेक्सेशन लॉस नहीं मिलता, बिकॉज इंडेक्सेशन लॉस कैन नॉट इंक्रीज द लॉस। इंडेक्सेशन लॉस आपके लॉस को नहीं बढ़ा सकता, इंडेक्सेशन अलाउंस कैन नॉट क्रिएट और इंक्रीज लॉस, एक दलील। और दूसरी एक और दलील भी है कि ये जो शेयर्स खरीदे और बेचे गए थे ना, ये दिसंबर 17 के बाद थे, और दिसंबर 17 के बाद आपको वैसे भी इंडेक्सेशन लॉस नहीं मिलता, तो इंडेक्सेशन लॉस का सवाल ही पैदा नहीं होता, इंडेक्सेशन अलाउंस का सवाल ही पैदा नहीं होता है, इंडेक्सेशन अलाउंस का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो रिक्वायरमेंट बी इज डन, रिक्वायरमेंट बी इज डन, रिक्वायरमेंट बी इज डन, ओके। ये हो गया, ये प्रॉपर्टी लॉस हो गया, और ये हो गया आपके पास, क्या हो गया भाई, ट्रेडिंग लॉस, ठीक है। अब आखिरी रिक्वायरमेंट में 3 लाइन की थ्योरी बतानी है, आखिरी रिक्वायरमेंट में 3 लाइन की थ्योरी बतानी है। कह रहा है ट्रेडिंग लॉस को कैसे यूज करेंगे, प्रॉपर्टी लॉस को कैसे यूज करेंगे, और कैपिटल लॉस को कैसे यूज करेंगे। प्लीज सोना नहीं, सोना नहीं बेटा, आइए बेटा। ट्रेडिंग लॉस एक पूरा चैप्टर है बहुत बड़ा। ट्रेडिंग लॉस आपको पता है करंट ईयर के टोटल प्रॉफिट को भी उड़ाता है और पीछे के भी, करंट ईयर के टोटल प्रॉफिट को भी उड़ाता है, पीछे के भी उड़ाता है, और आगे भी कैरेट फॉरवर्ड होता है। इस सवाल में देखो, याद रहे, सोना नहीं, इस सवाल में तुम्हारे सामने बिजनेस स्टार्ट हुआ है कंपनी का, तो कंपनी पिछले साल तो कोई था ही, बिजनेस ही नहीं था, तो बैक तो जा नहीं सकते, करंट ईयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि करंट ईयर में चारों तरफ लॉस है, कोई टोटल प्रॉफिट नहीं है, हर इनकम में लॉस आया है, ट्रेडिंग में भी लॉस है, प्रॉपर्टी में भी लॉस है, और कैपिटल में भी लॉस है, तो क्या भाई कोई टोटल प्रॉफिट ही नहीं आया होगा। तो ना आप पीछे जा सकते हो ट्रेडिंग लॉस को ले जाके, ना करंट ईयर में, ट्रेडिंग लॉस ना करंट ईयर में जा सकता है ना पीछे जा सकता है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट है ही नहीं पीछे और करंट ईयर में। तो बस अब एक लाइन लिखोगे कि भाई इसको कैरेट फॉरवर्ड करोगे, और आपको पता है कि कंपनी का, आंखें खोलो कान खोलो, आंखें खोलो कान खोलो, कंपनी का ट्रेडिंग लॉस कैरेट फॉरवर्ड होकर फ्यूचर के टोटल प्रॉफिट्स को उड़ाता है, कंपनी का ट्रेडिंग लॉस कैरेट फॉरवर्ड होकर फ्यूचर के टोटल प्रॉफिट्स को उड़ाता है, सही है। तो ये पहली लाइन होगी, आ जाओ, ये लो, trading loss can be carried forward against first available future total profits, right? फर्स्ट अवेलेबल फ्यूचर टोटल प्रॉफिट, अगर तुम चाहो तो इसमें ट्रेडिंग लॉस का अमाउंट भी लिख देना, 151 जो था, 151 जो अमाउंट था वो अमाउंट भी लिख देना, वो अमाउंट भी लिख देना, सही है। अब आ जाओ, दूसरा लॉस है, उसका नाम है प्रॉपर्टी लॉस। मैं रिवाइज कराता हूँ। कंपनी का प्रॉपर्टी लॉस सबसे पहले करंट ईयर के टोटल प्रॉफिट को उड़ाता है, कंपनी का प्रॉपर्टी लॉस सबसे पहले करंट ईयर के टोटल प्रॉफिट को उड़ाता है, और अगर फिर बच जाता है तो फ्यूचर के भी टोटल प्रॉफिट्स को उड़ाता है, याद है? ओके, फ्यूचर के भी टोटल प्रॉफिट को। तो अब दिमाग से सोचो, इस सवाल में करंट ईयर में टोटल प्रॉफिट है ही नहीं, इस सवाल में करंट ईयर में टोटल प्रॉफिट है ही नहीं, तो करंट ईयर में तो कहीं कर ही नहीं सकता, तो सीधी सी बात है, अब ये फ्यूचर में कैरेट फॉरवर्ड होगा, फ्यूचर में कैरेट फॉरवर्ड होके फ्यूचर के टोटल प्रॉफिट्स को उड़ाएगा, फ्यूचर में कैरेट फॉरवर्ड होके फ्यूचर के टोटल प्रॉफिट्स को उड़ाएगा, फ्यूचर के टोटल प्रॉफिट्स को उड़ाएगा। नाउ उसके बाद आया कैपिटल लॉस।
कैपिटल लॉस बेटा आप सबको पता है, कैपिटल लॉस सबसे पहले करंट ईयर के गेन्स को उड़ाता है। करंट ईयर में कोई गेन नहीं है, तो कैपिटल लॉस कैरेट फॉरवर्ड होकर अपने खानदान में ही रहता है। कैपिटल लॉस हमेशा कैरेट फॉरवर्ड होकर अपने खानदान में ही रहता है, तो फ्यूचर के कैपिटल गेन्स को उड़ाएगा। कैपिटल लॉस कैन बी कैरेट फॉरवर्ड अगेंस्ट फर्स्ट अवेलेबल फ्यूचर कैपिटल गेन्स। दैट्स इट। सवाल हो गया है, सवाल हो चुका है, सवाल हो चुका है। बोलो भाई, सवाल डन है, सवाल डन है। एनी इशू? ये पास्ट पेपर था। नहीं नहीं, ट्रेडिंग लॉस टोटल प्रॉफिट को उड़ाएगा। टोटल प्रॉफिट हमेशा बिफोर क्यूसीडी है। एक बच्चे ने सवाल किया है बेटा, जो टोटल प्रॉफिट को जो भी चीज उड़ाती है वो बिफोर क्यूसीडी है, सही है? हाँ भाई, प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, कर लिया? कर लिया भाई? चलो, अब मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा अपने आईपैड की स्क्रीन से शेयर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब। वो आपकी किट में नहीं होगा, लेकिन वो भी एक पास्ट पेपर ही है, कुछ ईयर से पहले आया हुआ है। सवाल का नाम है ये रहा, न्यूंग लिमिटेड। न्यूंग लिमिटेड के नाम से सवाल है, न्यूंग लिमिटेड, सही है? वैसे मैंने व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है आप लोगों को, और आप लोग के पास ये अवेलेबल भी है, यहाँ भी अवेलेबल है। यहाँ देखना, यहाँ देख लो। चलो अब सुनिए, न्यूंग लिमिटेड इज अ यूके रेजिडेंट कंपनी। न्यूंग लिमिटेड इज अ यूके resident company. Neung Limited is a UK resident company that runs a business, tawajjo, that runs a business providing financial services, financial services to financial service. The company summarized profit and loss for the year, ईयर का मतलब 12 महीने, ईयर का मतलब 12 महीने। ये 12 महीने का सवाल है, 12 महीने का सवाल है, तो ना एआई अपॉर्शन होगा ना डब्ल्यूडीए, कोई भी चीज अपॉर्शन नहीं होगी, कोई भी चीज अपॉर्शन नहीं होगी। For the year ended 31st March 2021. For the year ended 31st March 2021. Now, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 727,300। अकाउंटिंग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 727,300। अकाउंटिंग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 727,300, सही है? ये कुछ इनकम्स आई हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एक लोन नोट का इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट इनकम आया, ये इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, याद रहे। और ये डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड भी इनकम है। इतनी नॉलेज तुम्हें अभी तक होनी चाहिए कि कंपनी में जो डिविडेंड इनकम होती है ना, वो एग्जाम्प्ट होती है। कंपनी में डिविडेंड इनकम एग्जाम्प्ट होती है, कंपनी में डिविडेंड इनकम एग्जाम्प्ट होती है। चाहे किसी भी कंपनी से आपके पास डिविडेंड इनकम आ रही हो, आपके लिए वो टैक्सेबल नहीं होती है, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? हाँ, लेकिन इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है, वो भी एक्रूअल बेसिस पे। इंसानों की इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है कैश बेसिस पे। इंसानों में इंटरेस्ट इनकम is taxed on cash basis, but for companies interest income is taxed on accrual basis. Hope you remember, मैंने आपको अकाउंट बना के सिखाया था कंपनीज में, आपको अकाउंट बना के सिखाया था, अकाउंट बना के सिखाया था। नाउ नाउ अब नोट नंबर 1, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार चीज है, मैं समझाता हूँ। देखें देखें, टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना, मेरी तरफ देखना, ये फलसफा समझो, ये बहुत बार सवाल में आएगा। टैक्स डिपार्टमेंट अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग के एमोटाइजेशन को कभी नहीं मानता। टैक्स डिपार्टमेंट अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग के एमोटाइजेशन को नहीं मानता। तो वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि हमारी अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग की एमोटाइजेशन अंदाजे
अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग की एमोर्टाइजेशन अंदाजे हैं, और अगर जरा सोचो वो अंदाजा अलाउ करना शुरू कर दे, वो अंदाजा अलाउ करना शुरू कर दे, तो हम लोग फ्रॉड का दरवाजा खोल देंगे। सही, तो इसीलिए अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग की एमोर्टाइजेशन अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड है, तो वो हमेशा एड बैक होंगी। अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग की एमोर्टाइजेशन हमेशा एड बैक होंगी, लेकिन हाँ उसके बदले उसके नेमुल बदल में वो आपको एक तो कैपिटल अलाउंस देता है, अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन के बदले वो कैपिटल अलाउंस देता है, वो लेस कर देना। और ये जो अमोर्टाइजेशन है ना, इसके बदले आपको वो वाली अमोर्टाइजेशन देता है, पगड़ी सिस्टम वाली, याद है पगड़ी सिस्टम वाली, वो आपको अमोर्टाइजेशन देता है, पगड़ी सिस्टम वाली अमोर्टाइजेशन वो लेस कर देना। ठीक है, तो देखो दस्तूर क्या है, जो भी अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन या अकाउंटिंग की एमोर्टाइजेशन गिवन होगी, ऑलरेडी लेस हुई होगी, आप उसको एड बैक कर देना, आप उसको एड बैक करके जीरो कर देना, और उसके बदले टैक्स वालों की तरफ से दी गई जो डेप्रिसिएशन यानी कैपिटल अलाउंस है, और टैक्स वालों की तरफ से जो पगड़ी सिस्टम के एमोर्टाइजेशन है वो लेस कर देना। बस ये फलसफा है, बहुत आसान। चलो क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ 11830 and amortization of leasehold property of 7000 have been deducted in arriving at the operating profit of 727,300। बेटा ये जो दोनों डेप्रिसिएशन है ना, एक डेप्रिसिएशन और एक अमाउंट, ये दोनों अकाउंटिंग की है, ये दोनों अकाउंटिंग की है, ये अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन है और अकाउंटिंग की एमोर्टाइजेशन है। तो अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग की एमोर्टाइजेशन मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों हमेशा एड बैक हो जाती है, मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों हमेशा एड बैक हो जाती हैं। तो ये मैं ऐड बैक कर दूंगा, ये मैं क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। ओके, नाउ अब आ गई लोन इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट इनकम आई थी ना हमारे पास, इंटरेस्ट इनकम याद है, तो इंटरेस्ट इनकम के लिए मैंने तो आपको यूं ही सिखाया, तो मैंने कहा था एक अदद अकाउंट बना लेना भाई, ये देखो इंटरेस्ट इनकम का एक अदद इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट बना लेना, इधर देखो। ठीक है, इसमें यहां आता था ओपनिंग एक्रूड, यहां आता था क्लोजिंग एक्रूड, यहां आता था कैश, याद आ रहा है। तो ये तुम्हारे पास फिर यूं आपके पास यहाँ पीएनएल आ जाएगा, यहाँ तुम्हारे पास आ जाएगा पीएनएल। ओके, ये अकाउंट मैंने तुम्हें सिखाया था। चलो देखो, पहली बात है द लोन वॉज, लोन शुरू हुआ है अकाउंटिंग पीरियड के 3 महीने बाद। द लोन वॉज मेड फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पज। मैंने पहले ही आपको कहा था कि ट्रेडिंग इनकम नहीं होती, आप इंटरेस्ट इनकम हमेशा नॉन ट्रेडिंग इनकम होगी। हमारे कोर्स में कभी भी बैंक का सवाल नहीं आएगा। बैंक एक ऐसा इदारा है, बैंक एक ऐसा इदारा है जिसकी पैदाइश का मकसद ही इंटरेस्ट कमाना है। बैंक एक ऐसा इदारा है जिसकी पैदाइश का मकसद ही इंटरेस्ट कमाना है। तो हमारे पास बैंक का सवाल नहीं आता, हमारे पास बैंक का सवाल नहीं आता। हाँ राइट, ओके। तो अब क्या है, द लोन वॉज मेड फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पसेज ऑन 1 जुलाई 2020। लोन इंटरेस्ट ऑफ 25,200 वॉज रिसीव्ड। कितना कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है 25,200, कैश रिसीव हुआ है 25,200। ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑफ 12,600 वॉज एक्रूड एट 31 मार्च। क्लोजिंग एक्रूड कितना है, 12,600, क्लोजिंग एक्रूड है 12,600। बच्चे ने कहा यार ओपनिंग एक्रूड क्या है, कुछ भी नहीं है, ओपनिंग कुछ भी नहीं है। तो बस इन दोनों को ऐड कर लो तो पीएनएल आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो पीएनएल आ जाएगा। कितना बनता है ये बताओ, 37,800 मेरे ख्याल से। हाँ बस ये 37,800 तुम्हारी इंटरेस्ट इनकम है। 37,800, ये जो ऊपर लिखी है ना वही है यार, देख लो ऊपर जो तुम्हारे पीएनएल में लिखी है वो 37,800 ही है। तो बस ये 37,800 अल्टीमेटली तुम्हारे कॉर्पोरेशन टैक्स का जो मेन फॉर्मेट नहीं था, कॉर्पोरेशन टैक्स का मेन परफॉर्मा याद है, उसमें चले जाएगा ये 37,800 कॉर्पोरेशन टैक्स के मेन फॉर्मेट में चला जाएगा। बच्चे ने कहा यार अगर हमें ये अकाउंट ना बनाना हो तो बस आप इन दोनों को ऐड करके दिखा दो, आप इस क्लोजिंग एक्रूड को और कैश को ऐड करके दिखा दो। कुछ बच्चे इस तरह भी करते हैं, क्लोजिंग एक्रूड को और कैश को ऐड कर दो, तो बस इस तरह करके भी बगैर अकाउंट के भी काम हो जाता है। बहरहाल मैंने आपको अकाउंट बनाना भी सिखाया हुआ है। अब मेरा एक सवाल है आप सबसे, ऑडियंस जवाब दो। अगर यही सवाल, यही क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, अगर ये इंसानों का सवाल होता, अगर ये इंडिविजुअल्स का सवाल होता, मुझे यहाँ लिख के जवाब दें, तो कितना अमाउंट की इंटरेस्ट इनकम हम इंक्लूड करते। अगर ये इंडिविजुअल्स का सवाल होता तो कितने अमाउंट की इंटरेस्ट इनकम हम इंक्लूड करते, बताओ। अगर ये इंडिविजुअल्स का सवाल होता तो कितने अमाउंट की इंटरेस्ट इनकम हम इंक्लूड करते, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, 25,200। सिर्फ सिर्फ कैश का, भाई इंसानों के लिए इंसानों के लिए इंटरेस्ट इनकम इज टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस, बस जो पैसे रिसीव हुए वो लेते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनीज के लिए देखो, ये सीखें, कंपनीज के लिए इंटरेस्ट इनकम इज टैक्स्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। कंपनीज के लिए इंटरेस्ट इनकम इज टैक्स्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, तो उसमें हम ये अकाउंट बना के वही एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट वाला काम करते हैं जो आप लोग बचपन में नहीं करते थे, ये वाला काम करोगे। ठीक है,
बहरहाल मैंने बीच में इंटरेस्ट इनकम करा दी, अभी मैं आपको फिर ट्रेडिंग इनकम पे लेकर आता हूँ। मैं यहाँ 1-2 मिनट रुक रहा हूँ, आप आराम से देख लें, आप आराम से सुकून से देख लें इसको। देख लो बेटा इसको आराम से। अब ये डिविडेंड रिसीव हुए, ये एक पैराग्राफ नोट नंबर 3 मैं अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ। नोट नंबर 3 थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को वो पगड़ी सिस्टम और वो चीजें बता दूं। ठीक है, पगड़ी सिस्टम और वो सब बता दूं। चलो आ जाओ, ये देखें, कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2020 न्यूंग लिमिटेड, न्यूंग लिमिटेड हम लोग हैं, एक्वाइर्ड हमने खरीदा यानी लिया, अ लीज होल्ड यानी वही पगड़ी सिस्टम पे, पेइंग हमने पे किया प्रीमियम ऑफ 140। देखें नाउ जस्ट कंपेयर इट प्लीज, सीखें ये। पिछले सवाल में प्रीमियम का अमाउंट नहीं गिवन था, इस बार डायरेक्ट प्रीमियम का अमाउंट गिवन है। पिछले सवाल में प्रीमियम का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं गिवन था, बल्कि डायरेक्ट टैक्सेबल या असेसेबल प्रीमियम फॉर लैंडलॉर्ड गिवन था। इस बार क्लियर प्रीमियम का अमाउंट गिवन है, तो आपको आपको इसमें से लेस 2% इंटू n-1 भी करना होगा। आपको इसमें से लेस 2% इंटू n-1 भी करना होगा। सोचो बेटा, ये सब पढ़ा है यार, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे यार, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ये सब पढ़ाया हुआ है। For the grant of a 20-year lease, सही है। The office business was used for business purposes by New Limited throughout the year, बिल्कुल सही है। तो जब आपने कारोबार में यूज किया तो आपको एमोटाइजेशन ऑफ लीज प्रीमियम अलाउड होगा, एमोटाइजेशन ऑफ लीज प्रीमियम अलाउड होगा, सही है। तो अब भाई आप लोग हो न्यू, मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। और एक है आपके पास लैंड डॉट, सही है, आपने उसको प्रीमियम पे किया है 140। मैं ऐसे ही रफ वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैं अभी एक्सेल पे कराऊंगा ये पूरा। तो अब आप प्रीमियम रिसीव लिखोगे 1,40,000, हाँ, लेस करोगे 2% इंटू एन है 20-1, ये इसमें से लेस करोगे, जो भी नीचे वाली चीज आएगी ना उसके जरिए ये होगी एसेसेबल प्रीमियम फॉर लैंडलॉर्ड, इसके जरिए आप एमोटाइजेशन निकालोगे। इसको ऊपर रखोगे, डिवाइड बाय 20 ईयर्स करोगे, इसको ऊपर रख के डिवाइड बाय 20 ईयर्स करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब आपको इतना सब आना चाहिए बेटा, बहुत हो गई स्पून फीडिंग, बहुत हो गई स्पून फीडिंग, पैम्परबाजी यार। अब आप लोगों को इतना आना चाहिए यार, ये सब बच्चों वाले काम है। ये बात समझ में आई जो मैंने अभी बताई, ये पगड़ी सिस्टम वाली बात समझ में आई? बताओ बेटा, लिखो लिखो। हाँ भाई, चलो ये चीज हो गई। उसके बाद अब आ गया आपका पूल। देखें इस बार पुराना बिजनेस है, इस बार तुम्हारे सामने बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो जब पुराना बिजनेस है देखें तो मेन पूल का बैलेंस भी है, यहाँ देखें ऑन, यहाँ देखें, ये मैं फिर से कराऊंगा इसलिए मैंने रब कर रहा हूँ, ये मैं अभी आपको फिर से करा दूंगा उसमें एक्सेल में। ऑन 1 अप्रैल 2020 द टैक्स रिटन डाउन वैल्यूज ऑफ न्यू लिमिटेड प्लांट एंड मशीनरी वर, मेन पूल का ओपनिंग बैलेंस है, शॉर्ट लाइफ एसेट, शॉर्ट लाइफ एसेट याद है जो डी पूल होते थे, शॉर्ट लाइफ एसेट इनका कॉलम अलग बनता था, डी पूल और स्पेशल रेट पूल, सही है। अब देख लें क्या कह रहे हैं, सिंपल है यार। एक आपने मोटर कार 1 खरीदी है, ये देखो, एक खरीदी है मोटर कार 1, ये रही, एक मोटर कार 2 और एक वेंटिलेशन सिस्टम। मेरा अपना मानना ये है कि वेंटिलेशन सिस्टम तो गया एआईए से, वेंटिलेशन सिस्टम तो एआईए की नज़र हो जाएगा, एआईए की नज़र हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्यों? आपके पास 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है। तो एआईए आपके पास 10 लाख का होता है, यानी 1 मिलियन का होता है। तो यार 262,000 को तो ऐसे मसल देंगे हम लोग को, तो यार क्या ऐसे इतना मुश्किल है ही नहीं, ठीक है ना। ये तो गया, वेंटिलेशन सिस्टम तो गया, ओके। नाउ
द शॉर्ट लाइफ एसेट इज अ स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ मशीनरी विच वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2020। सही है, हमने लास्ट ईयर खरीदी थी और वो अलग ही चल रही है। देखो शॉर्ट लाइफ एसेट बिल्कुल अलग ही चलती है, और उस पे शॉर्ट लाइफ एसेट हकीकत में, सुनो मेरी तरफ, शॉर्ट लाइफ एसेट हकीकत में मेन पूल के खानदान का है, तो ये अकेला चलता रहता है। 18% इस पे क्लेम होता रहता है। 18% बस चुपचाप क्लेम करते रहना। हाँ, अगर किसी साल ये बिकेगा ना, तो उस साल इस पे बैलेंसिंग एडजस्टमेंट करना। अगर किसी साल ये बिकेगा तो फिर इसमें बैलेंसिंग अलाउंस निकाल लेना, और नॉर्मली इस पे बैलेंसिंग अलाउंस ही आता है। नॉर्मली इस पर क्या आता है? बैलेंसिंग अलाउंस ही आता है। नाउ अब अगली चीज क्या है, देखो इधर देखो। मोटर कार वन का CO2 कितना है? 212। ये देख लो, मोटर कार वन का CO2 212 है। ये स्पेशल रेट पूल में जाएगी। मोटर कार वन स्पेशल रेट पूल में जाएगी, सही है। मोटर कार टू का CO2 है 118। 118, ये भी स्पेशल रेट पूल में जाएगी। मोटर कार टू का भी CO2 इमिशन रेट है 118, ये भी स्पेशल रेट पूल में जाएगी। दोनों गाड़ियां स्पेशल रेट पूल की हैं। दोनों गाड़ियां स्पेशल रेट पूल की हैं, स्पेशल रेट पूल की हैं, ओके। और वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में कह रहा है, परचेज ऑन 20th December 2020 इज इंटेग्रल टू द फ्री होल्ड ऑफिस बिल्डिंग। सही है। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखें भाई, ये जो मोटर कार, तवज्जो सुनना, ये जो वेंटिलेशन सिस्टम है ना, ये इंटीग्रल फीचर्स ऑफ बिल्डिंग है, तो ये SRP की आइटम्स होती हैं। और बेटा SRP की आइटम्स AIA के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी पे क्वालिफाई करती हैं। तो इस बार बस ये एक ही चीज़ है जो AIA के लिए क्वालिफाई करेगी, तो ये AIA की नज़र हो जाएगी, AIA की नज़र हो जाएगी, राइट। तो बस अब आपने कुछ भी नहीं करना। देखें सुने, मेन पूल, SRP और वगैरह ये सब गिवन है आपको, ओपनिंग बैलेंसेस। AIA वाली चीज अलाउंस के कॉलम में डाल देना। दोनों गाड़ियां जो हैं, दोनों गाड़ियां अपने CO2 के हिसाब से चले जाएंगी SRP में। और बाकी मेन पूल और जो वो है ना शॉर्ट लाइफ एसेट, उस पर अपना अपना 18% क्लेम कर लेंगे। बहरहाल मैं भी आपको ये करके दिखाऊंगा, आप देख लेना, आराम से समझ जाओगे, आराम से। एक मिनट ना, इसका ओपनिंग बैलेंस ये देख लो, अगर देखना है तो ये इसका ओपनिंग बैलेंस था। चलो, अब एक एक्स्ट्रा लाइन नीचे लिखी हुई है, फॉर द ईयर एंडेड, पिछला साल देखो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 न्यू लिमिटेड है टीटीपी ऑफ 6 लाख। सर ये क्यों गिवन है? ये याद है, एक हमने टॉपिक पढ़ा था स्मॉल और लार्ज कंपनी के लिए, ये सेल्फ असेसमेंट के लिए गिवन है। बताता हूँ, बड़ा मजेदार चीज है, अल्लाह करे तुम्हें याद हो भी बताता हूँ, इसके आखिरी रिक्वायरमेंट में आएगा। ये स्मॉल और लार्ज कंपनी के लिए पूछेगा, लास्ट ईयर की भी, लास्ट ईयर के TTP इसलिए गिवन है स्मॉल और लार्ज के लिए। अगर तुम्हें याद हो, तुमने पिछले 6 लेक्चर सही तरह लिए हैं, तो ये तुम बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे, बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। एक ओके। अब रिक्वायरमेंट नंबर ए, कैलकुलेट न्यू लिमिटेड कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी। सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं, पूरा कॉर्पोरेशन टैक्स निकालना है। सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं, पूरा कॉर्पोरेशन टैक्स निकालना है। तो अब देखो किस तरह तुम्हें पढ़ाया गया था वो तुम्हें याद होना चाहिए। सुनो, किस तरह तुम्हें बताया गया था वो तुम्हें याद होना चाहिए। मेरी तरफ देखो, जब तुम्हें पढ़ाया गया था तो तुम्हें कहा था कि इंसानों का टैक्स निकालना। बेटा मेरी तरफ देखो, इंशाल्लाह याद आएगा। तुम्हें ये बताया गया था कि इंसानों का टैक्स निकालना हो तो 3 कॉलम जहन में आते हैं, नॉन सेविंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड। इंसानों का टैक्स निकालना हो तो 3 कॉलम जहन में आते हैं, नॉन सेविंग, इंटरेस्ट और डिविडेंड, नॉन सेविंग, इंटरेस्ट और डिविडेंड। और बेटा अगर कंपनीज का टैक्स निकालना हो तो बस एक प्रोफार्मा जहन में आता है, एक प्रोफार्मा जहन में आता है, एक प्रोफार्मा जहन में आता है। याद है उसमें कुछ चीजें थी, ट्रेडिंग इनकम, याद है उसमें थी प्रॉपर्टी, उसमें थी इंटरेस्ट इनकम और गेन्स, बस ये इतना सब प्रोफार्मा। तो बस वो प्रोफार्मा बनाएंगे, और अगर कोई QCD वगैरह गिवन होगा तो वो भी हम लेस करेंगे, और फिर आप उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। सही है, ये बस मैंने आपको एक छोटी सी हिंट दी है। मुझे पता है मैंने एक पैराग्राफ छुड़वा दिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यू शुड अज्यूम दैट द होल ऑफ द एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस इज अवेलेबल, ठीक है, एंड द कंपनी विशेस टू मैक्सिमाइज इट्स कैपिटल अलाउंस क्लेम। कोई बात नहीं है,
and that any favorable claims are made in respect of group losses. Group losses recently जो आपने लेक्चर 5 और 6 में पढ़ा था, ग्रुप लॉसेस। अब देखते हैं कोई ग्रुप बनता है, कहीं कोई 75% ग्रुप या कोई ऐसा ग्रुप बन रहा है, देखते हैं कहीं कोई 75% ग्रुप या कोई ऐसा ग्रुप बन रहा है, वो मैं आपके सामने अभी पेश करता हूँ। ठहर जाओ, इधर आओ बेटा, ये नोट नंबर 3 देखो, ये नोट नंबर 3 अच्छी तरह इनलार्ज करके देख लो, बस ये सुनो। Neung Limited has held share in 4 UK resident companies for a number of years. For a number of years का मतलब कई सालों से, कई सालों से, कई सालों से, अल्लाह करे समझ में आए तुम्हें। बेटा एक सेकंड लिमिटेड के हमारे पास सिर्फ 25% शेयर्स हैं। सेकंड लिमिटेड के हमारे पास सिर्फ 25% शेयर्स हैं, तो 25% का मतलब ना ये 75% ग्रुप का पार्ट बनेगी, ना ये 51% ग्रुप में लिमिट अपॉर्शन में यूज होगी। मेरी तरफ देखें, ना ये 75% ग्रुप का हिस्सा बनेगी, ना ये 51% ग्रुप में लिमिट अपॉर्शन में यूज होगी। देन थर्ड लिमिटेड में हमारे शेयर कितने हैं? थर्ड लिमिटेड में हमारे शेयर हैं 60%। यस, ये 50 से ज्यादा है, ये 50 से ज्यादा है, तो हाँ यार ये 51% ग्रुप का हिस्सा बनेगी, लिमिट अपॉर्शन में यूज होगी। ये लिमिट अपॉर्शनमेंट में याद है, बड़ी छोटी लार्ज और स्मॉल की लिमिट अपॉर्शनमेंट में यूज होगी, लेकिन बेटा ये 75% ग्रुप और ग्रुप रिलीफ ग्रुप में यूज नहीं होगी, 75% ग्रुप का पार्ट नहीं बनेगी। अच्छा, फिर फोर्थ लिमिटेड में 100% होल्डिंग है, लेकिन सामने क्या लिखा है? डोरमेंट। लो भाई, ये डोरमेंट है, इधर देखो, ये डोरमेंट है, ये डोरमेंट है, ये डोरमेंट है, ये तो इसको तो काट ही करो, इसको बोलो भागो यहाँ से। डोरमेंट कंपनी, मैंने तुम्हें अपने लेक्चर में बताया था, किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनती। डोरमेंट कंपनी मेरे प्यारे बच्चों किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनती है। डोरमेंट कंपनी किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनती है। डोरमेंट कंपनी किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेगी, ना 75% ना 51। छोड़ दो इसको, ऐसे ही बेवकूफ बना रहा है। अब आ जाओ, यस, फिफ्थ लिमिटेड। फिफ्थ लिमिटेड में तुम्हारी होल्डिंग है 100%। फिफ्थ लिमिटेड में तुम्हारी होल्डिंग कितनी है? 100%। तो विच इज मोर देन 75 एंड विच इज मोर देन 50 एज वेल। तो बेटा ये फिफ्थ लिमिटेड जो है ना, ये 75% ग्रुप का भी हिस्सा बनेगी। फिफ्थ लिमिटेड 75% ग्रुप का भी हिस्सा बनेगी। फिफ्थ लिमिटेड 75% ग्रुप का भी हिस्सा बनेगी और लिमिट अपॉर्शनमेंट में भी यूज होगी, लिमिट अपॉर्शनमेंट में भी यूज होगी। अब जरा सुकून से पहले मुझे देख के बताओ, ये पूरी पिक्चर, दो इदारे ऐसे हैं जिसमें तुम्हारी 50 प्लस होल्डिंग है और वो डोरमेंट नहीं है, 50% प्लस होल्डिंग है और वो डोरमेंट नहीं है, यानी थर्ड और फिफ्थ लिमिटेड, थर्ड लिमिटेड और फिफ्थ लिमिटेड, थर्ड लिमिटेड और फिफ्थ लिमिटेड, ये दोनों लिमिट अपॉर्शनमेंट में यूज होंगे। ये दोनों स्मॉल और लार्ज कंपनी के लिए लिमिट अपॉर्शनमेंट में यूज होंगे, सही है। लेकिन सिर्फ एक इदारा इन सब में ऐसा है जिसमें तुम्हारी 75% से ऊपर होल्डिंग है और वो डोरमेंट नहीं है। सिर्फ एक इदारा इन सब में ऐसा है, दिमाग पे जोर दो प्लीज, जोर तो दो, जिसमें होल्डिंग 75 से ऊपर है और वो डोरमेंट नहीं है, और वो है फिफ्थ लिमिटेड, सही है। तो 75% ग्रुप का हिस्सा, सिर्फ ये आपका 75% ग्रुप का हिस्सा बना, ये आपका 75% ग्रुप का हिस्सा बना, सही है। और तुम्हें याद होगा 75% ग्रुप एक बार बन जाए तो ट्रेडिंग लॉस आगे पीछे कर सकते हो, सामने वाले से भी ट्रेडिंग लॉस ले सकते हो और अपना भी दे सकते हो, सामने वाले से भी ट्रेडिंग लॉस ले सकते हो और अपना भी दे सकते हो, अपना भी दे सकते हो। हाँ, अब आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। During the year ended 31st March 21, New Limited received a dividend of 42,000 from second limited and a dividend of 12,000 from third limited। पहली बात है, आप कहीं से भी डिविडेंड रिसीव करो बेटा, आप सोना नहीं है जागना, ये कंपनी ये मार्क्स उड़ा देंगे तुम्हारे यहाँ, ये मार्क्स उड़ जाएंगे, सीधी बात बोल रहा हूँ। आप कहीं से भी कंपनी की दुनिया में डिविडेंड रिसीव करते हो, वो टैक्सेबल इनकम तो नहीं है, डिविडेंड इज एग्जाम, डिविडेंड इज एग्जाम। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, ऑगमेंटेड प्रॉफिट, ऑगमेंटेड प्रॉफिट एपी। तो यार अगर किसी ऐसी कंपनी से डिविडेंड आ रहे हैं जिसमें तुम्हारी होल्डिंग 50 से कम थी, ऐसी कंपनी से डिविडेंड आ रहे हैं जिसमें तुम्हारी होल्डिंग 50 से कम थी, तो वो ऑगमेंटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आती थी, लेकिन वो लिमिट अपॉर्चनमेंट वाला काम था, और वो ये इधर देखो, वो ये रहा सेकंड लिमिटेड। सेकंड लिमिटेड जो है ना, सेकंड लिमिटेड के जो 42,000 के डिविडेंड है ना, सेकंड लिमिटेड के जो 42,000 के डिविडेंड है, ये अनकनेक्टेड कंपनी है या अनरिलेटेड कंपनी है, तो ये ऑगमेंटेड प्रॉफिट का हिस्सा बनेंगे, ऑगमेंटेड प्रॉफिट का हिस्सा बनेंगे। लेकिन बहरहाल डिविडेंड इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, डिविडेंड इनकम कतान टैक्सेबल नहीं होगी, डिविडेंड इनकम किसी सूरत में टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, नाउ अब मैं वापस से 75% ग्रुप पे आता हूं। इस सवाल में 75% ग्रुप का सिर्फ एक ही इदारा पार्ट था, वो था फिफ्थ लिमिटेड। तो 75% ग्रुप वाले इदारे का ट्रेडिंग लॉस फॉर दिया हम अपने पास ला सकते हैं, ये लो यहाँ आ गया, आ जाओ। Fifth Limited made a trading loss of 15,700
फॉर द ईयर एंडेड 30, देखो एग्जैक्ट साल भी मैच हो रहा है, हमारा साल भी 31 मार्च 2021 है और इसका भी देखो, याद है मैच होना, अकाउंटिंग पीरियड भी एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। तो भाई ये इसका ट्रेडिंग लॉस हम अपने पास ला सकते हैं, इसका ट्रेडिंग लॉस हम अपने पास ला सकते हैं। और एक मिनट ना, जब इसका ट्रेडिंग लॉस हम अपने पास लाएंगे तो हम लोग क्लेमेंट कंपनी बनेंगे, हम लोग क्लेमेंट कंपनी बनेंगे और ये हमारा टीटीपी में से जाएगा, ये हमारे टीटीपी में से जाएगा। टीटीपी भूल गए बेटा, 75% ग्रुप में जब एक दूसरे को ट्रेडिंग लॉस देते थे ना, तो दूसरी पार्टी का टीटीपी उड़ाते थे, टीटीपी टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट्स, याद है। तो ये 15,700 हमारे पास आएगा, ये 15,700 हमारे पास आएगा और ये हमारे टीटीपी को उड़ा देगा, ये हमारे टीटीपी को उड़ा देगा। हाँ देख लो भाई, आराम से अच्छी तरह देख लो, आराम से अच्छी तरह देख लीजिए प्लीज। ये नोट नंबर 3 जरा एडवांस पोर्शन था इसका, नोट नंबर 3 तवज्जो से देख लो, तवज्जो से देख लो, उसके बाद मैं स्क्रीन लेके जाऊंगा वहां। ओके चलें, मैं इसकी प्यारे बच्चों, मैं एक्सेल वाले एरिया पे आता हूँ, आराम से इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल तरीके से, ठीक है। आप लोग चाहें, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं तो इसकी एक पिक्चर ले लें, ये देखें ये सवाल आपके सामने, एक पिक्चर अगर कोई लेना चाहता है, मैं एक मिनट के लिए रुक रहा हूँ, ये सवाल आपके सामने, एक नज़र अगर पिक्चर लेनी है तो एक एंड पर रहेगा, वैसे तो मैंने भेज भी दिया है, लेकिन अब थोड़ा सा एक्टिव रहें, एक पिक्चर ले सकते हैं ये, और एक इसकी यहाँ से आप पिक्चर ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, ठीक है। चलो 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 जी, अब आओ बेटा, देखें सबसे पहले पहले मैं ट्रेडिंग इनकम को निपटाता हूँ, पहले मैं ट्रेडिंग इनकम को निपटाता हूँ। देखें क्वेश्चन में, देखें क्वेश्चन में जाएं, क्वेश्चन में आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 727,300, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 727,300, 727,300, ओके। अब सबसे पहले अकाउंटिंग की एमोटाइजेशन एड बैक हो जाएगी, नोट नंबर 1 में जाएं, सब बच्चों से रिक्वेस्ट है नोट नंबर 1 में जाएं, नोट नंबर 1 में अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन कितनी थी, 11,000, 11,830, 11,830 एड बैक। और इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों अकाउंटिंग की एमोटाइजेशन थी 7,000 रुपये, दोनों एड बैक। बेटा वो अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग की एमोटाइजेशन को नहीं मानता, वो अकाउंटिंग की वो अकाउंटिंग की एमोटाइजेशन और अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन को नहीं मानता, तो वो एड बैक हो जाएगी, वो एड बैक हो जाएगी। अब आ जाओ, जब वो अकाउंटिंग की अमाउंट, बहुत आराम से सुने, सुकून से समझ सकते हो यार, बच्चों वाली बातें पढ़ पढ़ के थक गए हो तुम लोग। अकाउंटिंग की एमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन एड बैक कर दी तो उसका नेमुल बदल तो देगा ना। तो आप टैक्स वालों की दी हुई एमोटाइजेशन पे जाते हैं, आ जाओ आ जाओ, टैक्स वालों की दी, मैं एक वर्किंग करके तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ देखें, सबसे पहले मैं लिखूंगा अमाउंट रिसीव्ड, या प्रीमियम रिसीव लिखता हूँ, ये लो, ठीक है। कितना था ये था 1,40,000, याद है। अब इसमें से आप लेस करोगे, लेस, याद है रिलीफ लेस होता था 2%, यानी 0.02, 0.02, ये देखो ब्रैकेट, n-1 कितना है, 20-1 था ना, 20-1 इंटू ये ऊपर वाला अमाउंट 140,000, याद है। ये देखें 2% यानी 0.02 इंटू 20-1, ये देखो ये क्या हो गया, सही है।
देख लो, इक्वल टू 0.02, 0.02 इंटू 20 माइनस 1, वही मैंने फॉर्मूला लगाया ना n-1 वाला। अब देखते हैं कितना टैक्सेबल प्रीमियम आया फॉर लैंडलॉर्ड। ये आ गया असेसेबल प्रीमियम फॉर लैंडलॉर्ड, ठीक है। अब अगर आपको एमोर्टाइजेशन ऑफ लीज प्रीमियम निकालना है, वो इसी पे निकालोगे। एमोर्टाइजेशन ऑफ लीज प्रीमियम इसी पे निकालोगे। मैंने कहा था यहाँ एक की खुशी दूसरे का गम है, एक की खुशी दूसरे का गम है, राइट, ओके। तो बस ये अमाउंट है और 20 ईयर्स की लाइफ थी। ये पहले मैं बता दूं कौन सा सेल है ये सेल है F54, सेल का नाम है F54, वहां जाके लेस करूंगा, ठीक है। देखो ये एसेसेबल प्रीमियम फॉर लैंडलॉर्ड डिवाइड बाय लीज टर्म करके एमोर्टाइजेशन निकालते थे। क्या था? F54 था ना, हाँ सही है, F54। ये लो, इक्वल टू माइनस करनी है ना, F54 डिवाइडेड बाय 20, F54 डिवाइड बाय 20, ये लो, ठक 4340 आ गई। 4340 के आपके पास एमोर्टाइजेशन ऑफ लीज प्रीमियम आ गई। एमोर्टाइजेशन ऑफ लीज प्रीमियम आ गई। ये वही अमाउंट है बेटा जो टैक्सेबल प्रीमियम फॉर लैंडलॉर्ड था। जो टैक्सेबल प्रीमियम फॉर लैंडलॉर्ड था उसको मैंने डिवाइड बाय क्या कर दिया, उसको मैंने डिवाइड बाय कर दिया 20 ईयर्स, क्योंकि लीज टर्म 20 ईयर्स थी, ठीक है। आराम से देख लें, आराम से देख लें। राइट, अब कैपिटल अलाउंस पे आ रहे हैं, चलें कैपिटल अलाउंस पे आ रहे हैं। देखें इधर 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 कैपिटल अलाउंस पे आ रहे हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है बेटा। मेन पूल का ओपनिंग बैलेंस है 4800, स्पेशल रेट पूल का है 12700, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, SLA शॉर्ट लाइफ एसेट का है 22800, ठीक है। सबसे पहले एडिशंस, AIA वाली, ठीक है। क्या थी एडिशंस AIA वाली? वेंटिलेशन सिस्टम, क्या नाम था? वेंटिलेशन वेंट सिस्टम, ओके। कितने का था ये था आपका, अल्लाह भला करे, 262,000। ये था 262,000, ओके। ये AIA की नजर हो जाएगा, ये AIA की नजर हो जाएगा 262,000, ओके। अब इधर जाएंगे, ये सीधा एक सेकंड में इस कॉलम में आ जाएगा, ये एक सेकंड में इस कॉलम में आ जाएगा 262, पता है नहीं? तो आपका जो भी आपका AIA होता है वो एक सेकंड में अलाउंस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ आ गया साइड पे, ठीक है। अब दो गाड़ियां हैं, कार 1 और कार 2। कार 1 कितने की है? कार 1 है, अल्लाह खुश रखे, कार 1 है 15,400 की। कार 1 है 15,400 की, वो भी यहाँ आएगी SRP में। और कार 2 है 28,600, 28,600, ये भी यहाँ आएगी, ये भी यहाँ आएगी। दोनों गाड़ियां SRP की हैं। दोनों गाड़ियां कहाँ की हैं? SRP की हैं, ठीक है, ओके। चलो अब देख लो, इधर आंखें खोलो, खत्म। अब कुछ भी, अब ना कुछ खरीदे ना बेचे, ना कुछ खरीदे ना बेचे। चलो अब आ जाओ, इधर आ जाओ। मेन पूल में क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस है 4800 मेन पूल का, कोई एडिशन नहीं है। ओपनिंग बैलेंस है 4800 का और कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो फाइनल बैलेंस भी यही आ जाएगा। फाइनल बैलेंस भी यही आ जाएगा। अब इस पे WDA लगा दें, इस पे WDA लगा दें, कितना? 18%। शिफ्ट इंटू 0.18, लो भाई ये आ गया 18%। और ये सीधा इधर साइड पे शिफ्ट मार देंगे इसको, ठीक है। पक्का है? कोई बड़ा बिग डील नहीं है यार, बिग डील नहीं है ये। चलें अब SRP का देखते हैं क्या बैलेंस है। SRP का ओपनिंग बैलेंस है 12,000, स्पेशल रेट पूल का ओपनिंग बैलेंस है 12,700। ये दोनों गाड़ियां ऐड हुई हैं और कुछ भी डिस्पोजल नहीं हुआ। ये दोनों गाड़ियां ऐड हुई हैं और कुछ भी डिस्पोजल नहीं हुआ, तो फाइनल बैलेंस निकाल लूं। चलो अब आओ, इस पे कितना मिलेगा? 6%। और इस बार बेटा मैं अपॉर्शन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड एक्जैक्टली 12 मंथ्स का है।
अकाउंटिंग पीरियड एग्जैक्टली कितने मंथ्स का है? एग्जैक्टली 12 मंथ्स का है, एग्जैक्टली 12 मंथ्स का है। ओके, राइट, ऐसा ही है, ऐसा ही है। राइट, अब आखिरी चीज रह गई, आखिरी चीज रह गई शॉर्ट लाइफ एसेट। बहुत प्यार से चलना। शॉर्ट लाइफ एसेट के बारे में सिंपल बताऊं। शॉर्ट लाइफ एसेट एक साइड पे चल रहा है बेटा। शॉर्ट लाइफ एसेट मेन पूल के खानदान का है और पहले से खरीदा हुआ है, हर साल यूज हो रहा है 18-18%। बस शॉर्ट लाइफ एसेट एक कोने पे चलता रहता है। अगर जब तक बिका नहीं है, बिका नहीं है इसका मतलब पूरा साल यूज हुआ है, तो बस उस पर नॉर्मल 18%। सही है, तो इसको नीचे पहले बैलेंस में ले आता हूँ। इधर देखो, इसको बैलेंस में ला के फिर 18% इस पे लगाता हूँ। बैलेंस पे ले आया, अब इधर से 18% इस पे लगा देता हूँ। ठहरो, ये लो 4104। इसका साइड पे ले जाने के लिए इधर ले जाता हूँ इसको। खत्म। ये सारे तुम्हारे पास 27030 270,370 इज योर कैपिटल अलाउंस। किसी को कोई मसला है बोल दो, किसी को कोई इशू है बोल दो भाई। ये कैपिटल अलाउंस तुम्हारे सामने है, मैंने कैपिटल अलाउंस तुम्हारे सामने सॉल्व कर दिए। कैपिटल अलाउंस तुम्हारे सामने सॉल्व कर दिया है। कैपिटल अलाउंस तुम्हारे सामने सॉल्व किया है जनाबे वाला, देख लो। 270,370। किसी को कोई मसला है बोल दो भाई, किसी को कोई इशू है बोल दो। हाँ भाई, ओके। अब बस ये कैपिटल अलाउंस उठा के मैं यहाँ से, इसका सेल कौन सा है भाई? ये है K35। ओके, K35 ये ऊपर जाके लेस हो जाएगा। K35 इक्वल माइनस K35। ओके, ये कैपिटल अलाउंस लेस हो जाएगा और यूं आपके पास आ जाएगा। एक मिनट, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 471,420, 471,420, 471,420। अब मेरी बात सुने आराम से। उसने हमें कहा था बेटा, प्लीज थोड़ी देर और लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उसने हमें कहा था पूरा कॉर्पोरेशन टैक्स निकालना है, सही है? तो पूरे कॉर्पोरेशन टैक्स का अगर प्रोफॉर्मा याद हो बेटा, पूरे कॉर्पोरेशन टैक्स का प्लीज थोड़ी देर यहाँ देख लें। अगर पूरे कॉर्पोरेशन टैक्स का प्रोफॉर्मा याद हो तो उसमें सिर्फ ट्रेडिंग इनकम नहीं होती थी, इंटरेस्ट इनकम भी होती थी, ठीक है? और इस सवाल में इंटरेस्ट इनकम थी। तो इंटरेस्ट इनकम के लिए या तो आप अकाउंट बना लो, लेकिन जरूरत नहीं है, इतनी छोटी सी वर्किंग होती है, तो इसी के अंदर कर लो। मैं आपको सिंपल बताऊं, क्लोजिंग एक्रूड और कैश रिसीव। मैंने तो अकाउंट बना के तुम्हें समझाया था। मैंने तो तुम्हें अकाउंट बना के अभी थोड़ी देर स्क्रीन से पहले समझाया था कि क्लोजिंग एक्रूड में कैश रिसीव ऐड करोगे तो पीएनएल आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस सवाल में कोई ओपनिंग एक्रूड नहीं है। तो इधर देख लो, मैंने यहाँ लिखा कितना था क्लोजिंग एक्रूड। इसका क्लोजिंग एक्रूड था 12,600। ये देखो 12,600 प्लस कैश रिसीव कितना था? प्लस कैश रिसीव था 25,200, 25,200। ओके, लो भाई, ये तुम्हारी इंटरेस्ट इनकम भी आ गई, ये तुम्हारी इंटरेस्ट इनकम भी आ गई, ठीक है? अब बेटा देखो, तुम्हारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट भी आ गया है, ट्रेडिंग प्रॉफिट भी आ गया, इंटरेस्ट इनकम भी आ गई। डिविडेंड इनकम कभी भी ऐड नहीं होती, डिविडेंड इनकम कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी ऐड नहीं होती, सही है? डिविडेंड इनकम कभी भी ऐड नहीं होती, राइट? अच्छा बेटा, इस सवाल में कोई प्रॉपर्टी इनकम नहीं है और कोई गेन्स नहीं है, कोई प्रॉपर्टी इनकम नहीं है और कोई गेन्स नहीं है। तो लो भाई, बातों बातों में तुम्हारा ये टोटल प्रॉफिट भी आ गया। इन दोनों को मिलाया तुम्हारा टोटल प्रॉफिट भी आ गया, टोटल प्रॉफिट भी आ गया, टोटल प्रॉफिट भी आ गया। ओके, अब कोई क्यूसीडी नहीं है, कोई क्यूसीडी इस सवाल में मुझे तो नजर नहीं आ रहा, मुझे तो कोई क्यूसीडी नजर नहीं आ रहा है, कोई क्यूसीडी सवाल में नजर नहीं आ रहा है, कोई क्यूसीडी नहीं है। तो यही तुम्हारा टीटीपी भी होगा,
यही तुम्हारा टीटीपीबी होगा, यही तुम्हारा टीटीपीबी होगा। ओके, कोई क्यूसीडी नहीं है तो यही तुम्हारा टीटीपीबी होगा। अब इधर देखो, हमारे इस खानदान में हमारे इस खानदान में एक 75% ग्रुप ऑफ कंपनीज भी थी। हमारे इस खानदान में एक 75% ग्रुप ऑफ कंपनीज भी थी, जिसका नाम था, एक 75% ग्रुप ऑफ कंपनीज भी थी, जिसका नाम था क्या नाम था जिसका जिसका नाम था फिफ्थ लिमिटेड। तो याद है, 75% ग्रुप ऑफ कंपनीज का ट्रेडिंग लॉस आप अपने पास ला सकते हो। आप उसको भी अपना ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर दे सकते हो और उससे भी ला सकते हो। तो याद है, उसके पास ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर था, उसके पास ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर था और रिक्वायरमेंट में लिखा था, उसके पास ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर था और रिक्वायरमेंट में लिखा था कि अगर किसी के पास ट्रेडिंग लॉस है तो ले आओ। अगर किसी किसी ग्रुप रिलीफ कंपनी के पास ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर है तो लाजमी यूज करो, तो हम यहाँ ले आएंगे। कितना था उसका उसका ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर देख लेते हैं। उसका ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर था 15,700। उसका ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर था 15,700 और वो हमारे टीटीपी को उड़ाएगा। देखो, वो हमारे इस टीटीपी को उड़ाएगा, देखते हैं क्या हुआ। ये अब आया है हमारा फाइनल टीटीपी। ये देखो, मैं इसके नाम के आगे लिख रहा हूँ फाइनल फाइनल टीटीपी। ओके ओके, ये आ गया फाइनल टीटीपी। अब चलो, मैं 1 मिनट में कॉर्पोरेशन टैक्स निकाल दूं। मैं 1 मिनट में कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर दूं। ये लो, कर दी। कितने परसेंट होती है बताओ? कॉर्पोरेशन टैक्स निकालना सबसे आसान है, डायरेक्ट 19%। डायरेक्ट 19% इस फाइनल का, डायरेक्ट 19% इस फाइनल का, डायरेक्ट 19% इस फाइनल का, डायरेक्ट 19%। ये टोटल कॉर्पोरेशन टैक्स भी आ गया। एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हमारी खत्म हो गई है। एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हमारी खत्म हो चुकी है। एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हमारी खत्म हो चुकी है। आराम से सुकून से देख लें, फिर मैं एक और छोटी सी रिक्वायरमेंट है वो भी बता देता हूँ। यहाँ तक बात समझ गए? यहाँ तक बात समझ गए हैं? बोलो। ये टी अकाउंट वाली वर्किंग अगर आप ना भी दिखाएं तो फॉर्मूले में भी काफी है, फॉर्मूले में भी काफी है, दैट्स इट। चलें, अब मैं आपको इसकी एक और रिक्वायरमेंट पढ़ाता हूँ। चलें, इधर देखें, स्क्रीन पे देखें, मैं इसकी एक और रिक्वायरमेंट आपके सामने पढ़ता हूँ। ये देखें, इसकी एक और रिक्वायरमेंट आपके सामने पढ़ता हूँ। बी रिक्वायरमेंट देखो, स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग डेट्स एंड अमाउंट्स। देखें क्या लिखा है, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग डेट्स एंड अमाउंट्स व्हेन न्यू लिमिटेड विल बी। बेटा, अब ये रिक्वायरमेंट मैं कहता हूँ बच्चे गलती करते हैं, इसमें गलती करते हैं बच्चे। वो सारा काम रूटीन कर करके थक गए हुए यार। ये ट्रेडिंग इनकम अलाउड नॉट अलाउड वो सब पुराना काम है, ये काम गिराता है बंदे को। एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग डेट्स एंड अमाउंट्स व्हेन यानी कब, व्हेन यानी कब न्यू लिमिटेड विल बी रिक्वायर्ड टू पे। देखा, अब कॉर्पोरेशन टैक्स पे करने की बात आई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब मेरी तरफ देखो बेटा, कॉर्पोरेशन टैक्स मैंने कितनी बार बोला था, मैं फिर बोलता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात में, ये बिल्कुल सच बात है। कॉर्पोरेशन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सारे इदारे बड़े हैं, बराबर हैं, छोटे बड़े सब बराबर है। 19%, 19%, 19%, 19%, 19%। लेकिन कॉर्पोरेशन टैक्स पे करने के लिए तुम्हें देखना होगा तुम लार्ज हो या तुम स्मॉल हो, तुम लार्ज हो या स्मॉल हो, तुम लार्ज हो या स्मॉल हो, सही है। तो लार्ज और स्मॉल के लिए लिमिट्स देखनी होती हैं। लार्ज और स्मॉल के लिए इधर देखो लिमिट्स देखनी होती हैं, लिमिट्स देखो इधर। और लिमिट्स 15 लाख की लिमिट थी, लेकिन कॉर्पोरेशन टैक्स की लिमिट दो वजह से प्रोरेट होती थी। कॉर्पोरेशन टैक्स की लिमिट दो वजह से अपॉर्शन होती थी। नंबर एक, अगर अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से छोटा हो तो अपॉर्शन होती थी।
इस सवाल में अकाउंटिंग पीरियड एग्जैक्टली 12 महीने का है। इस सवाल में अकाउंटिंग पीरियड एग्जैक्टली 12 महीने का है, तो लिमिट अपॉर्शन तो नहीं होगी, अकाउंटिंग पीरियड की वजह से अपॉर्शन नहीं होगी। और दूसरी वजह लिमिट अपॉर्शन की होती थी 51% ग्रुप ऑफ कंपनीज। दूसरी वजह लिमिट अपॉर्शन करने की होती थी 51% ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो हाँ, इस बार 51% ग्रुप ऑफ कंपनीज है, दो दो, एक नहीं दो दो, ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो दिखा रहा हूँ, एक नहीं दो दो 51% ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, एक नहीं दो दो, ये देख लो, देखो स्क्रीन पे आ गई, दो दो, एक थर्ड लिमिटेड और एक फिफ्थ लिमिटेड, देख लो आंखें खोल के देखो, थर्ड लिमिटेड और फिफ्थ लिमिटेड, तो दो 51% ग्रुप ऑफ कंपनीज और एक हम, दो 51% ग्रुप ऑफ कंपनीज और एक हम, दो 51, ये दोनों और हम भी तो हैं, तो लिमिट्स डिवाइड बाय 3 हो जाएगी। अब आप जहां भी बैठे हुए हैं, आप जहां भी बैठे हुए हैं, 15 लाख को 15 लाख को डिवाइड बाय 3 करें, 15 लाख को डिवाइड बाय 3 करें, यू विल गेट अ लिमिट ऑफ 5 लाख। तो इस बार लिमिट आ जाएगी 5 लाख की। इस बार मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, लिमिट आ जाएगी 5 लाख की। इस साल की लिमिट आएगी 5 लाख की। देख लो बेटा, 15 लाख डिवाइड बाय 3, लिमिट आ जाएगी 5 लाख की। ओके, लिमिट आ जाएगी 5 लाख की। अब देखो, मैं बहुत अहम बात करने जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं उस पर, जरा देखो, यहां देखें, इस सवाल में आपकी जो लिमिट होगी ना, वो होगी, इधर देखो, लिमिट होगी 15 लाख डिवाइडेड बाय 3, 5 लाख की लिमिट होगी। तो जब ये 5 लाख की लिमिट है और आपके करंट ईयर का आप देखो टीटीपी कितना है, 5 लाख की लिमिट है और करंट ईयर का टीटीपी है 493। बच्चे ने कहा ये तो कम है, मैंने कहा टीटीपी नहीं, एपी देखो, करंट ईयर का एपी, एपी ऑगमेंटेड प्रॉफिट, बताऊं क्या होगा, करंट ईयर का ऑगमेंटेड प्रॉफिट क्या होगा बताता हूं, इधर देखो, देखना इधर, ये होगा टीटीपी करंट ईयर का जो भी है, कितना था बताऊं, ऊपर से उठा लेते हैं, करंट ईयर का टीटीपी ये था 493520, और इसमें आप ऐड करोगे, इधर देखो, हाँ, इसमें आप ऐड करोगे, इसमें आप ऐड करोगे, एक मिनट यार, इसमें ऐड करोगे डिविडेंड्स फ्रॉम, नीचे लिखता हूँ, ठहरो, फ्रॉम अनरिलेटेड या अनकनेक्टेड कंपनीज, याद है, और वो एक ही डिविडेंड था, वो आपके पास एक 42,000 का डिविडेंड आया था, वो आपके पास एक 42,000 का डिविडेंड आया था, देखते हैं कितना बनता है, देखते हैं कितना बनता है। लो भाई, ये है तुम्हारा ऑगमेंटेड प्रॉफिट, ये है तुम्हारा एपी, ये है तुम्हारा एपी ऑगमेंटेड प्रॉफिट 535520। देखें, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था कॉर्पोरेशन टैक्स का, लेक्चर 2 या 3 में ये चीज़ पढ़ाई गई थी कि टीटीपी में आप अनकनेक्टेड यानी अनरिलेटेड, अनरिलेटेड का मतलब जिस इदारे में 50% से कम होल्डिंग हो, जिस इदारे में 50% से कम होल्डिंग हो, उसके डिविडेंड आप ऐड करते थे। ओके, तो बेटा इसका मतलब करंट ईयर में तो आप लार्ज हो, देखो आपका एपी इस लिमिट से ज्यादा है बेटा, एक मिनट, आपका एपी इस लिमिट से ज्यादा है, आप करंट ईयर में लार्ज हो। अब तुम्हें एक चीज मैंने पढ़ाई थी, देखो, आप एग्जाम्पशंस फ्रॉम इंस्टॉलमेंट, देखो आप लार्ज हो तो आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, जब लार्ज हो तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन एक स्पेशल चीज आपको पढ़ाई थी कि बेशक, मेरी तरफ देखें, बेशक आप लार्ज बन चुके हो, बेशक आप लार्ज बन चुके हो, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी इंस्टॉलमेंट से। बेशक आप लार्ज बन चुके हो, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी इंस्टॉलमेंट से, अगर आप लास्ट ईयर लार्ज ना हो, अगर आप लास्ट ईयर लार्ज ना हो। अब मैं एक बात बताऊं, लास्ट ईयर भी आप लार्ज थे, क्योंकि लास्ट ईयर का आपका टीटीपी कितना है, 6 लाख, लास्ट ईयर का टीटीपी 6 लाख था, और कई सालों से लिमिट यही है,
कई सालों से लिमिट 5 लाख की है, क्योंकि उस सवाल में लिखा हुआ था, सवाल में लिखा हुआ था कि ये इसकी सब्सिडरीज कई सालों से हैं। ये जो इसकी सब्सिडरीज हैं, ये कई सालों से हैं, यानी लास्ट ईयर भी थी, यानी लास्ट ईयर भी लिमिट्स डिवाइड बाय 3 होनी थी। लास्ट ईयर भी दिमाग से सोचो, लिमिट्स डिवाइडेड बाय 3 ही होनी थी। तो बेटा आप लास्ट ईयर भी लार्ज हो, इस साल भी लार्ज हो, तो आप एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप इंस्टॉलमेंट्स की एग्जाम्पशंस के लिए एलिजिबल नहीं हो। इंस्टॉलमेंट्स की एग्जाम्पशंस के लिए एलिजिबल नहीं हो। इंस्टॉलमेंट्स की एग्जाम्पशंस के लिए एलिजिबल नहीं हो। राइट, ओके, राइट। अब ऐसी सूरत हाल में आपको इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मेरी तरफ देखें, हाँ सर, इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट्स कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट्स कैसे निकालते हैं, मेरी तरफ देखें, मैं समझा दूंगा। अकाउंटिंग पीरियड शुरू होते ही, अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल 2020 में शुरू हो रहा है। आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 21। सब बच्चे मेरी तरफ देखें, 1-2 मिनट लूंगा। 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। अकाउंटिंग पीरियड शुरू होते ही 7वें महीने की 14th को। अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होते ही 7वें महीने की 14th को पहली, सही है। फिर 3 महीने बाद, देखो 14 अक्टूबर आया ना, 14 अक्टूबर आया। फिर 3 महीने बाद यानी 14 जनवरी 2021 को दूसरी। फिर 3 महीने बाद 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ। फिर 3 महीने बाद तीसरी, और 3 महीने बाद ठीक है। ये आपकी ड्यू डेट्स मैंने लिख दी हैं, ये मैंने आपकी ड्यू डेट्स लिख दी हैं। ओके बेटा, ये चारों ड्यू डेट्स, चारों इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट्स लिख दी हैं। अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा वो मैं आपको सिंपल बताऊं भाई। ये वो टेढ़ा वाला सवाल नहीं है, वो जो अलग अलग था जिसमें रिवीजन होता था, ये वो रिवीजन वाला सवाल नहीं है। ये वो रिवीजन वाला सवाल नहीं होता था जिसमें इंस्टॉलमेंट रिवाइज होती थी। ये जो डायरेक्ट एपी लिख सकते हैं एक बच्चा, हाँ डायरेक्ट एपी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एपी निकलवा भी दिया ताकि एग्जामिनर को नजर आ जाए। मेरी बात सुने, ये वो रिवीजन ऑफ इंस्टॉलमेंट वाला सवाल नहीं, एक मुश्किल सवाल मैंने आपको कराया था लेक्चर 2 और 3 में, ये वो नहीं है, सिंपल है। तो बस 4 इंस्टॉलमेंट है ना, तो जो भी कॉर्पोरेशन टैक्स आया ना उसको डिवाइड बाय 4 कर दो। ये लो, कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई थी, ये देखो, ये आई थी ना, ये तुम्हारी कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी थी। कितनी थी, K19 थी ना, इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, बस इसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 कर दो, इसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 कर दो। ये लो, सारी इंस्टॉलमेंट एक जैसी होगी, हाँ। लो, हो गया सवाल। ये आपकी सारी इंस्टॉलमेंट्स आ गई, ये आपकी सारी इंस्टॉलमेंट्स आ गई हैं, ये आपकी सारी इंस्टॉलमेंट्स आ गई हैं, देख लें। ओके, तो उसने बोला था कि इंस्टॉलमेंट्स की ड्यू डेट्स भी पूछी थी, इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट्स भी पूछी थी, और उनका अमाउंट भी पूछा था, सब निकाल के दे दिया। इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट्स भी पूछी थी और उसका अमाउंट भी पूछा था, सब निकाल के दे दिया। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, ये आखिरी वाला जो पार्ट था ना, इसमें बच्चे गलती करते हैं, इसको अच्छी तरह इसके नोट्स बनाएं, इसको रिकॉल करें, यहाँ बच्चा गलती कर जाता है, सही है। ये आपके जहन में क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपने। एंड वाला पार्ट, हमें ऐसा लगता है एंड में 2 मार्क 4 मार्क का ही तो आता है, ये मार्क्स जाया करवाता है, एग्जामिनर ने भी लिखा है ये मार्क्स खाने वाला एरिया है। वो सारा कैपिटल अलाउंस वगैरह तुम्हें रटा हुआ है, कैपिटल अलाउंस वगैरह तुमने कितना किया हुआ है यार, बहुत किया हुआ है, उसमें थोड़ी मार्क्स जाया होते हैं। मार्क्स जाया यहाँ होते हैं, यहाँ आपको वो उलझा देता है डेटा के अंदर, ठीक है। तो बेटा देखो, इस बार आप इस साल भी लार्ज थे और लास्ट ईयर भी लार्ज थे, अगर लास्ट ईयर आप स्मॉल होते ना तो आपको एग्जामेशन मिल जाती, आपको इस साल एग्जामेशन मिल जाती इंस्टॉलमेंट से, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट की एग्जामेशन नहीं मिली है, आपको इंस्टॉलमेंट की एग्जामेशन नहीं मिली है। ओके,
ओके, बात समझ गए बेटा? बात समझ गए? बताएं। बात समझ गए? ये देख लें आप, और देख लें शुरू का इसका फॉर्मेट, ये सब चीज़ें ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये मैं आपके साथ पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है? राइट, चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।